बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 साबिक आज़ाद रियासतों और 9 अजला पर मुश्तमिल सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े, हसास और अहम तरीन मालकन डिवीज़न से हिल टॉक्स के साथ आपका मेज़बान तसद्दुक़ अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज हम मौजूद हैं मालकन डिवीज़न के मरकज़ी मकाम मैंगोरा में, जिसे सैदू शरीफ भी कहा जाता है। अखुंद अब्दुल गफ़ूर जो कि मशहूर रूहानी शख्सियत थे, उनके नाम से मंसूब है ये सैदू शरीफ। मैंगोरा और सैदू शरीफ साथ साथ जुड़वां शहर अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस इंतहाई खूबसूरत, जन्नत नज़ीर और दिलफरेब नज़ारों से भरपूर मालकन डिवीज़न की हज़ारों बरस की तारीख़ है और इस तारीख़ के हवाले से, मालाकंड डिवीज़न के इंतज़ामी मसाइल के हवाले से और दीगर बहुत से मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मालाकंड डिवीज़न के कमिश्नर और एक इंतहाई सीनियर ब्यूरोक्रेट सरदार साकिब रज़ा असलम। बहुत शुक्रिया सर, मशकूर हूँ आपका कि मुझे पता है कि ब्यूरोक्रेट्स के पास वक्त नहीं होता और आप जैसे इंतहाई तसद्दुक़ साहब, आई एम ग्रेटफुल कि आप आए इधर हमारे पास और हमें भी मौका मिल रहा है कि मालाकंड के बारे में, मालाकंड डिवीज़न के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, सोशो पोलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में कुछ लोगों को आगाही भी फराहम। बहुत शुक्रिया आपका एक मरतबा फिर। कमिश्नर साहब मैं नहीं कहूँगा क्योंकि हमारी ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग में साहब नहीं होता। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आता है। अच्छा, ये देखें ना, ये होगी ना सरकारी बात। सर, हज़ारा वाले लोग तो हम जानते हैं कि आपकी फैमिली एक नामी ग्रामी और एक इंतहाई मोतबर घराने से आपका ताल्लुक़ है, हज़ारा एबटाबाद की। फिर भी वो जो लोग, ख़ास तौर पे नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो नहीं जानते कि हमारे कमिश्नर साहब कहाँ पैदा हुए, फैमिली क्या थी, तालीम कहाँ हासिल की, उनके लिए ज़रा कुछ बताइए। देखें जी, मेरा ताल्लुक़ जो है डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से है जी, और पैदाइश मेरी नवां शहर एबटाबाद की है जी, और हमारा इंसेस्टल इलाका जो है वो गलियात है। नमली मेरा जो है वो हमारे आबा अजदाद का इलाका है जी। और तालीम मेरी एबटाबाद से ही हुई जी। ग्रेजुएशन मैंने एबटाबाद से की, उसके बाद मास्टर्स मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से किया, फिर एमफिल भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। सर, कलामी हो रही है, आपने बहुत स्पीड अप कर लिया, मास्टर्स तक और ग्रेजुएशन तक। स्कूल डेज नहीं? स्कूल डेज जी, एफजी फेडरल गवर्नमेंट जो एफजी स्कूल एबटाबाद है, इरशाद साहब वाला, वहाँ से मैंने मैट्रिक की। अच्छा। उससे पहले प्राइमरी एजुकेशन मिल्टन पब्लिक एक प्राइवेट स्कूल होता था एबटाबाद में, वहाँ से मैंने कॉलेज के बाहर गवर्नमेंट कॉलेज एबटाबाद के बाहर जी, वहाँ किया। फिर एफए और बीए जो है वो एबटाबाद का गवर्नमेंट कॉलेज एबटाबाद से किया, और मास्टर्स और एमफिल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से जी। अच्छा सर, आपके फैमिली और आपके वालिद भी, चचा भी, दादा भी पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव थे। आपके वालिद सेनेटर भी रहे। जी जी। आप सियासत की तरफ नहीं आए? बस जी, ये इस तरह के हालात, वाक़यात, ये अपनी अपनी प्रेफरेंस भी होती है। मेरे दादा भी एमएलए रहे एबटाबाद के वायद, मेरे वालिद साहब 2 दफ़ा सेनेटर रहे, मेरे चचा भी पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन मेरी अपनी जो लाइन है शुरू से ही आफ्टर ग्रेजुएशन सिविल सर्विस की लाइन है, उसी में आ गया जी। तो आपको शौक नहीं था सियासत का? बस कुछ एकेडमिक्स की हद तक है जी, बाकी प्रैक्टिकली तो आप प्रोफेशनल लाइफ में 20 साल हो गए हैं, तो वो शौक तो ख़त्म हो गया। अगर कोई स्टूडेंट लाइफ में था भी, स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा बहुत एक्टिव रहे, लेकिन बाद में प्रोफेशनल लाइफ ही फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई जी। सर, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं आप, 20 साल नौकरी, बड़ी नौकरी होती है, बहुत सी जगहों पे आपने मुलाजमत की भी होगी। जिस ओहदे पे आज आप मौजूद हैं, कमिश्नर मालाकंड जी, ये एक बहुत अहम और बहुत ही हसास जगह है। ये काम भी बहुत मुश्किल है जी। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा अभी तक? आप पहले डिप्टी कमिश्नर भी स्वात रहे? जी सर, मैं डिप्टी कमिश्नर पेशावर भी रहा वान साहब, फिर डिप्टी कमिश्नर स्वात भी रहा, फिर मेरा एक पिछला टेन्योर भी इधर शॉर्ट टेन्योर था एज अ कमिश्नर मालाकंड डिवीजन, तो वो भी हुआ। नाउ दिस इज़ माई सेकंड टेन्योर एज कमिश्नर मालाकंड डिवीजन। तो मालाकंड जी, ऑब्वियसली जिस तरह आपने भी एक्सप्लेन किया कि सबसे बड़ा डिवीजन है, रकबे के लिहाज से भी, आबादी भी बहुत ज़्यादा, 1 करोड़ से प्लस आबादी है, 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इतने बड़े एरिया के अंदर कुछ ना कुछ मसाइल तो रहते हैं। तो वो फिर डे टू डे हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, ट्रेनिंग है, फिर एक्सपीरियंस 20 साल का है। कोशिश यही करते हैं कि अच्छे तरीके से, खुश असलूबी से और गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस के अंदर रहते हुए मसाइल का हल निकाला जाए। अच्छा, आम आवाम, मुझ जैसे आम आवाम, आम आदमी जो कि दरअसल ख़ास आदमी है, उसको आम बना दिए गए। हम लोग में एक इम्प्रेशन है कि जो बड़े अफसरान होते हैं, कमिश्नर, डीसी, चीफ सेक्रेटरी,
ये इनके दफ्तरों के दरवाजे बंद होते हैं, ये आम आवाम तक की इन तक रसाई नहीं होती। ये लोग फ़िरौन टाइप, कोट एंड कोट फ़िरौन टाइप अफसरान होते हैं। लोगों को ये भी मालूम नहीं होता कि जी, जिस तरह अगर कमिश्नर मालकंड है तो कमिश्नर मालकंड ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस अपने दरवाजे खुले नहीं छोड़ सकता। इसलिए नहीं कि उसको अपनी जान की फ़िक्र होती है, बल्कि ये ओहदा इतना अहम है कि इसकी एक सेंक्टिटी है, इसका एक रोब है, वक़ार है, इज़्ज़त है, तौक़ीर है, उसको भी बरकरार रखना पड़ता है। तो आप तक भी ये आवाज़ पहुंचती है जनरल पब्लिक की जी कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये बलाएं हैं? नहीं, इस तरह वान साहब के ज़माने में ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट इस वजह से नहीं है कि एक तो जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं हमारे, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं तो कोशिश उन सब की मैं थ्रू आउट प्रोविंस बात करता हूं, और ये इंस्ट्रक्शंस फेडरल गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से भी यही हैं कि अब आपने हर हाल में आवाम से मिलना है। कोशिश ये की जाती है कि इंटरेक्शन आवाम के साथ मैक्सिमम और दरवाजे खुले रखे जाएँ। मैं मलाकंड डिवीजन की हद तक, ना सिर्फ पूरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप जाएंगे तो आपको डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर बेताशा रश मिलेगी, मिलते भी हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इशू ये हो जाता है कि हमारे जो जॉब है उसकी जॉब के जो TORs हैं, उस TORs में पब्लिक डीलिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट TOR, बट इट इज़ नॉट द ओनली TOR जी। ऑफिशियल मीटिंग्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ 9, 10, 15 डिपार्टमेंट्स डिप्टी कमिश्नर के अंडर होते हैं। कमिश्नर को ओवरऑल 9 डिस्ट्रिक्ट्स की ओवरऑल मॉनिटरिंग करनी होती है। पेशावर में हेड ऑफिस में मीटिंग्स होती हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन पे मीटिंग्स होती हैं। तो हमारा कोई टाइम तो दे सकते हैं पब्लिक डीलिंग का, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो लिमिटेशंस डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स की ये होती हैं कि उनके रूल्स ऑफ बिजनेस में उनकी और भी बहुत सी असाइनमेंट्स हैं, जो मीटिंग्स की शक्ल में या गवर्नमेंट का रन बिजनेस करने की शक्ल में, उसमें भी। और हमारा कोई दिन ऐसा नहीं होता किसी भी कमिश्नर का या डिप्टी कमिश्नर का कि हमारी 2, 3, 4 ऑफिशियल मीटिंग ना हो। उन ऑफिशियल मीटिंग्स में भी कोशिश यही की जाती है कि किसी टाइम पे जो जनरल पब्लिक के साथ एक्सेस है वो रहे। नॉर्मली एक्सेस पे कोई पाबंदी नहीं होती, लेकिन ऑब्वियसली अगर ऑफिशियल मीटिंग्स हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स हैं, डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग्स हैं, लोग पेशावर से आए हुए हैं उनके साथ मीटिंग्स हैं, तो फिर उनको भी टाइम देना पड़ता है। सर, हम लोग बाहर खड़े होते हैं, हम लोग समझते हैं आप अंदर चाय बिस्किट कर रहे हैं, मीटिंग वो आज का दिन आप अगर हमारे साथ गुजारेंगे, या आपको मैं किसी भी डिप्टी कमिश्नर, आपकी चॉइस के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में भेज देता हूँ, तो वो शेड्यूल पूरा आपको पता चल जाएगा कि कितना एक्टिव शेड्यूल होता है जी। अच्छा, आप कमिश्नर हैं, एक इंतहाई अहम जिम्मेदारी है, सीनियर ऑफिसर हैं। आपकी अपनी ज़ाती पर्सनल लाइफ कितनी हर्ट होती है आपकी सरकारी जिम्मेदारियों की वजह से? नहीं, पर्सनल लाइफ से जो फील्ड की जॉब है ये डिफ़िकल्ट जॉब है, ये टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। इसमें आपका कोई टाइम उस तरह के ऑफिस टाइमिंग्स नहीं है जिस तरह ऑफिस जॉब के ऑफिस टाइमिंग्स होते हैं। वजह यह है कि इतनी बड़ी आबादी है, किसी जगह भी कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला इशू हो सकता है, कुछ और इशू हो सकता है। तो आपको जिस जगह भी आप जाएंगे, डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स आपको 24 आवर्स ऑक्युपाइड ही मिलेंगे, किसी ना किसी इशू में, किसी ना किसी उसमें भी। तो हमारी भाभी दीगर ब्यूरोक्रेट्स की बेगमात की तरह भाभी का भी गिला और बच्चों का तो रहता होगा। देखिए, फैमिली को टाइम नहीं देंगे सर, फैमिली को टाइम का भी मिलता है। इसमें हमारी नेचर ऑफ द जॉब ऐसी है, ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है कि टाइम फैमिली के लिए टाइम कम होता है, बच्चों के लिए भी कम होता है, लेकिन कोशिश फिर भी की जाती है कि कुछ ना कुछ बैलेंस रख दिया जाए। अच्छा सर, आप एक ऑफिसर होने के साथ साथ एक इंसान भी हैं। हर इंसान की अपनी भी कुछ ज़िंदगी की हॉबीज़ होती हैं, कुछ बुक रीडिंग करते हैं, कुछ म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ शिकार करते हैं, कोई स्पोर्ट्स से रग़बत रखते हैं, कोई गाड़ियों के शौकीन होते हैं। तो आपके अपने शौक़ भी कोई हैं? बिल्कुल है जी। मैं कोशिश करता हूँ कि स्पेशली तारीख़ मेरा सब्जेक्ट है, और मैंने मास्टर्स में पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया, और हिस्ट्री में, पाकिस्तान अफेयर्स में मेरा मास्टर्स है, सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पे। तो वैसे भी मुझे तारीख़ से लगाव है। मेरी अपनी भी छोटी मोटी लाइब्रेरी है, कभी आप आएंगे तो आपको दिखाएंगे। इतनी बड़ी नहीं है लेकिन अच्छी, आई हैव अ गुड बुक कलेक्शन। तो वो तारीख़ पे जब कोई अच्छी किताब या पॉलिटिक्स पे या इवन अदब पे कोई अच्छी बुक मिलती है तो कोशिश करते हैं हम पढ़ लें। उसके अलावा किसी हॉबीज़ के लिए इतना कोई ख़ास टाइम नहीं होता, बस रीडिंग थोड़ी बहुत कर लें तो वो भी बड़ा हो जाता है, या किसी वक्त कोई टीवी शीवी देख लिया, कोई मूवी देख ली, तो ये भी। और नींद कैसे पूरी करते हैं? नींद पे इतना टाइम मिल जाता है जी हमें, अगर अपनी टाइमिंग्स ठीक हो तो रात 10-11 बजे सो के सुबह बंदा प्रॉपर ऑफिस टाइमिंग पे उठ के, तो वो नींद नॉर्मल डेज में पूरी हो जाती है। बाज़ डेज ऐसे होते हैं जिनमें नहीं होती,
लेकिन नॉर्मली इतना होता है टाइम कि आप अच्छी यू कैन हैव अ साउंड स्लीप। लेकिन सर पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस जरूर करनी पड़ती है। पर्सनल लाइफ देखिए, आप जो इस तरह आप स्टेशन नहीं लीव कर सकते। आपका गांव है, घर है, ख़ानदान है, ख़ानदान में 100 किस्म के फंक्शंस होते हैं, फैमिलीज़ के 100 किस्म के फंक्शंस होते हैं, वहाँ इंगेजमेंट्स हैं, तो हमारी फिर प्रेजेंस वहाँ नहीं होती। तो वो बच्चों के स्कूल फंक्शंस होते हैं, वहाँ प्रेजेंस नहीं हो सकती, तो वो तो डेफिनेटली किसी न किसी हद में मुतासिर, बल्कि काफ़ी हद तक मुतासिर होती है। खाने पीने क्या क्या शौक है? खाने पीने में जी नॉर्मली बड़ा ही ट्रेडिशनल सा शौक है। गोश्त और गोश्त से बनी हुई तमाम चीज़ें पसंद हैं। वो हज़ारे वाले टिपिकल अच्छा, शौक ठीक। है। चपली कबाब, टिक्के कबाब, आपको तो काले के टिक्के जिसने कॉलेज लाइफ में खाए हैं तो वो फिर उसी तरह कॉलेज रोड वाले कॉलेज रोड वाले समोसे, आपको पता है, आपने भी उधर से समोसे खाए, हमने भी टिक्के खाए, वो जायका भी ज़बान पे कायम है। तो वो शौक भी उसी तरीके के अभी भी डेवलप हुए सर हैं। हम लोग तो ये समझते हैं जो आप जैसे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं ये बड़ा परहेजी खाना खाते होंगे, बड़ा लाइट बगैर चीनी अवान के। साहब इतना दिन को थक के तो फिर परहेजी खाना नहीं खाया जाता, एक एंटरटेनमेंट खाना भी मेरी आदत की हद अच्छा। तक एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट खाना भी है। ठीक। अच्छा सर, ये जिस रीजन के आप इंतजामी सरबराह है, हज़ारों बरस की तारीख का ऐनी शायद है ये खित्ता, चाहे वो आर्यंस हों, चाहे हंस हों, बुद्धिस्ट की बहुत बड़ी यहाँ पे प्रेजेंस थी। उसके अलावा सिकंदर आज़म का यहाँ से गुजर हुआ और उसके साथ अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ लड़ाइयाँ भी हुई। फिर लेटर स्टेजेस में सिखों को यहाँ पर हजीमत का सामना करना पड़ा लोकल्स के हाथों, और बुनेरवाल्स और स्वातियों ने ताज बरतानिया के फ़ौज की भी अम्बेला पास पे बड़ी ठीक ठाक ठुकाई की। कहते हैं हज़ारों की तादाद में ब्रिटिशर्स मारे गए थे। सर इतने रिच खत्ते के आप इंतज़ामी सरबराह, कुछ इस खत्ते के बारे में, इसकी तारीख के बारे में हमारे देखने वालों को देखें जी, ये खिता जो है ये तारीखी तौर पर एक गढ़ रहा है एक सिविलाइजेशंस का, डिफरेंट सिविलाइजेशंस का, और उनमें से जो बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन है उसके सबसे ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स हमारे पास इधर मलाकंड डिवीजन के अंदर है। बुद्धिस्ट लिटरेचर में जिस जगह का, उनकी आइडल प्लेस का जो जिक्र है उद्याना, जो उनके लिए एक फेवरेट रोड मॉडल था कि हाउ अ स्टेट शुड बी रन और किस तरह का उसका हुक्मरान होना चाहिए और क्या होना चाहिए, उसके बारे में मेजॉरिटी ऑफ द हिस्टोरियंस का यही ख्याल है कि वो स्वात और मलाकंड के दरमियान का रीजन है। ठीक है ना जी। इसमें इस वजह से आपको यहाँ सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे। हमारी बुद्धिस्ट साइट्स अभी तो कुछ साइट्स जो थी वो वाली, सॉरी टू कट यू, कहते हैं 1400 मॉनेस्ट्रीज हैं यहाँ। जी 1400 मॉनेस्ट्रीज हैं और बहुत सी साइट्स अभी तक अंडरग्राउंड है। कुछ साइट्स जो थी वो इटालियंस ने आके यहाँ वाली स्वात के टाइम से और अभी भी वो लगे हुए हैं, डिस्कवर हो चुकी है आपको। और सिकंदर आज़म का आपने जिक्र किया तो बरीकोट में पूरी की पूरी ग्रीक एक कॉलोनी है जो अभी जिस पे एक्सकवेशन का काम जारी है, और उधर वो अभी एक्सकवेशन उसकी इंशाल्लाह नियर कंप्लीट है। पूरा सिटी, पूरी ग्रीक कैंटोनमेंट के आर्टिफैक्ट्स यहाँ मौजूद है। उसके अलावा जो आपने बामियान के बुद्धास का तो सुना था, दैट बुद्धा वाज, जो बामियान के बुद्धा थे वो कार्व थे मिट्टी में, सॉइल में। जो दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धा का स्टेचू है पत्थर में जो कार्व्ड है वो जहानाबाद स्वात में है जी, हमारे चरबाग तहसील में है जी। फिर इसके अलावा जो बुद्धिज्म की एक तिब्बतियन ब्रांच है बुद्धिस्ट की, जिस तरह हमारे सेक्ट्स होते हैं उनके भी हैं, उस ब्रांच का जो फाउंडर था तिब्बतियन बुद्धिज्म का, उसके बारे में हिस्टोरियंस एग्री हैं, मेजॉरिटी ऑफ द तिब्बतियन हिस्टोरियंस एग्री हैं कि ही वाज फ्रॉम दिस प्लेस। मॉन्क्स जो तो मॉन्क नहीं, जो आप एक तरह का समझे कि जो उनका सबसेक्ट का जो रिलीजियस एल्डर था, लीडर था, उनका ये भी ख्याल है कि वो भी डिवाइनली ऑर्डेन्ड था। तो ही वाज फ्रॉम स्वात एज वेल। फिर आप पुरानी बुद्धिस्ट तारीख जिस वक्त पढ़ेंगे, सॉरी देखने वालों को, डिवाइनली ऑर्डेन्ड का क्या मतलब है? मतलब है कि वली अल्लाह आप समझे कि नबी के बाद, बुद्धा के बाद जिसका सबसे बड़ा स्टेचर आ जाता है, जो उनके रिलीजियस सेक्ट में है। उसके अलावा जी आप अगर यहाँ स्वात के अंदर देखेंगे, स्वात म्यूजियम जो है इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट म्यूजियम इन द रीजन एज फार एज बुद्धिस्ट कल्चर इज कंसर्न। जो गोल्डन ट्रायंगल बुद्धिज्म का आता है वो हमारा टेक्सला आ जाता है जी, तख्तबाई मर्दान और फिर स्वात के जो आर्टिफैक्ट्स हैं, ये सारी दुनिया में गोल्डन ट्रायंगल है बुद्धिस्ट का। यहाँ के बुद्धिज्म का एक यूनिक फीचर ये है कि अभी अगर आप स्वात म्यूजियम में जाके आर्टिफैक्ट्स देखेंगे तो यहाँ जो बुद्धिस्ट है उसका जो रंग रूप है या बुद्धिस्ट स्टेचूज हैं वो दे आर मोर क्लोज टू द ग्रीक्स, कि ये वो जगह थी जहाँ के ग्रीक्स का और बुद्धिस्ट का आपस में संगम
हुआ, और उसके इम्पैक्ट्स, उनके जो स्टैचूज हैं, जो खवातीन के स्टैचूज हैं, खाता पीता बुद्धा नजर आता है, वो खाता फास्टिंग बुद्धा फास्टिंग बुद्धा हैं जी। अच्छा फास्टिंग, लेकिन उसके अलावा जो है, अच्छा उसके ठीक, अलावा जो फीचर्स ठीक हैं, ठीक, तो वो आपको उनको आपको ग्रीक सिमिलैरिटीज या ओके ग्रीक फीचर ज्यादातर ठीक, मिलेंगे। फिर ये रीजन जी जो था, ये इस लिहाज से भी अहम था, और लेटेस्ट अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से करें तो ये वो रीजन था कि जिसमें एक्चुअली जिस तरह आपने वार्स ऑफ बलखंड का जिक्र किया, 1897 1899 की दो बहुत बड़ी वार्स थी, जिसमें बेसिकली ब्रिटिश आर्मी जो थी चित्राल को एक्सेस करना चाह रही थी, और बलखंड पास के ऊपर ये दो बैटल लड़ी गई। तो यहाँ ब्रिटिशर्स को भी बहुत सख्त स्टिफ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। नतीजतन उन्होंने जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ इस्टेब्लिश किया, तो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये था कि लोकल सेल्फ रूल पे जो जिस इलाके में ऑलरेडी जो लोकल सेल्फ रूल था उन्होंने उसको रिकग्नाइज किया। 1969 तक स्वा इस मलकंड डिवीजन के अंदर देयर वर 4 स्टेट्स थी और एक एजेंसी थी। मलकंड इटसेल्फ वाज एन एजेंसी जिधर पॉलिटिकल एजेंट बैठता था। दीर का जो इलाका है, अपर दीर और लोअर दीर, वहाँ खान ऑफ दीर वो लोकल रूलर थे, लोकल चित्राल का मेथर स्टेट थी। था, चित्राल का मेथर था, स्वात का वालिय स्वात थे, और खान ऑफ खार जो बाजोड़ का मेजर इलाका है वो भी एक तरह की प्रिंसली स्टेट थी जो खान ऑफ खार के अंडर आती थी। सो यहाँ ब्रिटिश रूल जो था वो बहुत ही इनडायरेक्ट था। सिर्फ एक ब्रिटिश ऑफिसर मलकन टॉप पे मलकन एजेंसी में बैठता था, बाकी मेजॉरिटी इलाका जो है, मेजॉरिटी लोग जो हैं वो लोकल कस्टम्स, लोकल रिवाज और लोकल लॉज जो उनके अंदर पिछली स्टेट्स की जो रूलर्स के लॉज थे उन्हीं पे इम्प्लीमेंट करते थे। अच्छा सर सॉरी मैं आपकी कतल कलामी हो रही, थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना जी। चाहूँगा। स्टेट से पहले सर जब अखुंद बाबा ने स्टेट बनाई, पीर बाबा के कुछ साथी जी आए, जी जी उनको साथ लेके सिखों से लड़ाई की, उसके बाद पीर बाबा की औलाद में से एक को जी जलाल बनाया, शाह साहब को, जी और जी फिर उसके बाद खुद जी बने, जी जी और ये 1969 तक जारी रहा। जी 19 से इस तरह है जी कि स्वात इज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ, इसकी जो प्रिंसली स्टेट थी वो सबसे बाद में एग्जिस्टेंस में आई। ओके सबसे ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट जो है वो है हमारी चित्राल की थी, कि जो चित्राल की प्रिंसली स्टेट थी उसकी इस्टेब्लिशमेंट बाबर की आमद के साथ साथ थी 1526 के लगभग, 26, ठीक है ना जी, 1520s में। रादर उससे पहले भी वो एग्जिस्टेंस में थी, और जो हिस्टोरिकल अभी थोड़ा बहुत जो हिस्ट्री चित्राल की लिखी जा रही है उसमें यही था कि जो पहले लोकल रूलर्स थे उधर, उन्हीं के अंदर इंटर मैरिजेस हो के तो ये नई मैतर की रूलिंग फैमिली जो है जिसको कतूर ट्राइब कहते हैं, अच्छा। उसी ने ही अंदर वो जो ऑलरेडी पहले नॉन मुस्लिम ऑक्युपायर्स थे जिनका अपना रिलीजन था, ड्रैगन आपको अभी भी वो चित्राल में मिलता है, उन्हीं के साथ इंटर मैरिजेस करके वो स्टेट एक तरह की वजूद में आई। बाबा अयूब उनका नाम था, ही वॉज कजन ऑफ बाबर जो मुगल के ज़हीरुद्दीन बाबर, और सेंट्रल एशिया से आई थी। अच्छा। तो वो भी वो फिर उसकी चित्राल की एग्जिस्टेंस एज अ स्टेट की 1500 से चल रही थी, 1520 से लगभग। Okay. इसी तरह जो दीर की खनाइट थी वो भी 1550 के प्लस लगभग, जो उनका एक ट्राइब था मुलाखेल मौलवी इलियास, एक उनके लीडर थे, एल्डर थे, उन्होंने वहाँ एक ट्राइब से पैदाखेल ट्राइब से उनका ताल्लुक था, तो ये भी 1500 के मिड 1550 60 से उसकी भी एग्जिस्टेंस थी। इसी तरह खार की भी जो बाजोड़ की खान थी उनकी एग्जिस्टेंस भी मुगल एरा या मुगल एरा के इमीडिएटली बाद की थी। कोई जो स्वात की स्टेट थी, इसकी जो प्रेजेंट स्वात स्टेट जो पाकिस्तान के वक्त नेक्स्ट हुई, इसकी फॉर्मेशन का फेज शुरू हुआ 1849 से उसके लगभग। उससे पहले ये था कि स्वात के अंदर जो यूसुफजई ट्राइब्स की ये स्टेट थी, आपस में कोई मीडिएटर नहीं था, तो उन्होंने यूसुफ ट्राइब ने खुद मिल के दे ट्राइड टू फाउंड सम मीडिएटर टू रूल देम। उसमें पहले पीर बाबा जो बनेर वाले हैं इनके ही औलाद में से एक को चुना गया, लेकिन उनका सेल्फ रूल रहा उनकी डेथ तक, लेकिन एक्चुअल रूल वो नॉमिनल रूल था। एक्चुअल रूल जिनको आपने सैदू बाबा कहते हैं, अखवन गफूर साहब, वो ही लुक आफ्टर करते थे स्टेट। बेसिकली स्टेट क्रिएशन के पीछे इस स्टेट को ख़तरा ये था कि इसके ऊपर खानदीर ऑक्युपाई कर लेगा, और इनकी कांस्टेंट वारफेयर रहती थी दीर स्टेट के साथ। उसने इनको मजबूर किया कि ये कलेक्टिव अलायंस अपना बनाएं, सारे सब ट्राइब यूसुफजई ट्राइब्स के हैं, और अपना एक यूनिफाइड लीडर चुने। तो ख़ुद अब्दुल गफ़ार साहब ने, सैदू बाबा ने, उन्होंने कभी भी अपने आप को रूरल क्लेम नहीं किया, लेकिन प्रैक्टिकली ही यूज्ड टू रन द स्टेट। एक्चुअली फिर जो उनके ग्रैंड सन थे वाले, जिनको बादशाह साहब कहते हैं, मियाँ अब्दुल वदूद साहब, उन्होंने आके स्टेट की बुनियाद रखी। एक जिरगे में, यूसुफजईस के जिरगे में इसकी बुनियाद रखी गई।
इन्हीं और उनको वहाँ बादशाह किंग डिक्लेयर किया गया, इसलिए उनको बादशाह साहब कहते हैं, बादशाह जिसका मतलब होता है पश्तो में बादशाह साहब का। अंग्रेज़ ने जिस वक्त एक्सेप्टेंस उनकी की 1917 में कुछ एक्सेप्टेंस मिली और फाइनल रिकग्निशन की गई 1926 में। ओके। और 1926 में लेकिन टाइटल किंग का अंग्रेज़ ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, तो इस किंग के टाइटल के लिए के बजाय फिर उन्हें वाली स्वात का टाइटल जो है वो अडॉप्ट करना पड़ा। 1969 तक ये एग्जिस्टेंस में रही। स्वात में और बाकी स्टेट्स में ये फ़र्क था कि जो दो रूलर आए स्वात स्टेट के, मियाँ जहांजेब साहब जो वाली स्वात थे और मियाँ अब्दुल वदूद साहब जो बादशाह साहब थे, उनका सबसे बड़ा जो क्रेडिट उनके हिस्से में जाता है वो ये जाता है कि वो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग हुक्मरान थे। उन्होंने लोगों की एजुकेशन पे, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मेडिसिन के शोबे में, और इट वाज अ वेरी वेल मैनेज स्टेट जी। एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज जिस हद तक उस जमाने में पॉसिबल था जी। ओके। और मैं आपको आज मैं गिफ्ट करूंगा रवाजनामा स्वात, जो उनके बेसिक रूल्स थे वो सारे के सारे हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रवाजनामा स्वात। अच्छा। उसमें बाकी स्टेट के हुक्मरान के पूरे अहकामात थे कि किस किस गाड़ी, अगर फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल भी रखनी है जो आजकल हमारे लिए इशू बना हुआ है तो क्या रूल्स होंगे, असला रखना है तो क्या रूल्स होंगे, लड़ाई झगड़े बनेंगे तो क्या रूल्स होंगे। वो हमारे डीसी साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, कोड पूरा का पूरा तर्ज जिंदगी का कोड होता था। ये डीसी साहब जो आपके स्वात के डीसी साहब हैं, ये हमारे एबटाबाद के डीसी साहब बैठे हुए हैं आपके पास। मैं देख रहा हूँ एबटाबाद के हैं, इनको भी दिखाएंगे हम जरूर। खुशी ज्यादा इस बात की कि स्वात के डीसी तो हैं लेकिन हैं हमारे एबटाबाद के। और हमारे हजारा के लोग बड़े खुश होते हैं कि जब देखते हैं कि मालकंड में जो बड़ा साहब है वो भी हजारा का ही है, हजारा का जो बड़ा साहब है वो भी हजारा का ही है, और स्वात का जो बड़ा साहब है वो भी बस ये कुछ ज्यादा ही हद तक बेस हो गया जी। हम हजारा वाले माशाल्लाह नहीं वो कफील है अफसरान में। नहीं बस अल्लाह का देखे जी, बस सारी जगह इक्वालिटी है जी। पिछली दफा तो ये था क्या, हजारे का कमिश्नर मलाकंड का था और मलाकंड का बंदा हजारे का कमिश्नर था, तो गवर्नमेंट का ये तो हमारा ऊपर कोई ज्योग्राफिकल डिस्टिंक्शन या एथनिक डिस्टिंक्शन या लिंग्विस्टिक्स तो होती नहीं है। सर्विस इज अ पार्ट ऑफ जॉब, जिधर गवर्नमेंट फिट करती है किसी को किधर ट्रांसफर कर देती है विदाउट सीइंग हिज डोमिसाइल। पता ना से हजारे वाले अपने अफसर देख के खुश भी तो हैं। चलो जी, हिस्ट्री सर आपको तो अजबर है, ठीक है, डेट्स भी याद हैं, सब कुछ। अब इन 9 अजला को जिनमें ट्राइबल एरिया भी था जो अब मर्ज डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपके साथ है, इसके अलावा मालकंड भी आपके साथ है, तो अभी तक सर ये मालकंड में पुलिस क्यों नहीं आ सकी, डीपीओ क्यों नहीं आ सका, क्या मैं आपको रीज़न बताता हूँ। रीज़न ये था कि जिस वक्त 1969 में इस रीजन को ये 4 स्टेट्स जो थी और एजेंसी मलाकाड एजेंसी थी, इसको मर्ज किया गया जिस वक्त, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगा हुआ था। सो देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन, आइन वाज जो भी आइन था अयूब खान साहब का 62 का, इट वाज इन अबेंस। तो जिस वक्त उन्होंने मर्जर कर दिया तो मर्जर के बाद ये उस वक्त ये था कि एक लीगल वैक्यूम था कि मर्जर के बाद कौन सा लॉ इन एजेंसीज में और इन स्टेट्स में एक्सटेंड किया जा सके। मर्जर की डिफ़िकल्टीज इस वजह से थी कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये वो खिता था जिधर अंग्रेज़ का भी डायरेक्ट रूल कायम नहीं हुआ। मिड 1500 से ये सेल्फ रूल पे चल रहे थे, इनके लोकल हुक्मरान थे, सारा कुछ कर रहे थे। सो इनके ऊपर अचानक वो वाले कवानीन जो पिछले बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में, रेस्ट ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में, केपी में, रेस्ट ऑफ केपी की भी अगर हम बात करें या पंजाब की बात करें, जहाँ 100 साल की एग्जिस्टेंस पाकिस्तान बनने से पहले थी उन कवानीन की, यहाँ उनकी एग्जिस्टेंस नहीं थी। सो नेचरली इसका एक स्पेशल स्टेटस इमर्ज होना था और ऑल टुगेदर एक न्यू फाउंडेशन रखनी थी। तो 1969 में जिस वक्त स्टेट इनका मर्जर किया गया तो उस मर्जर का तरीक़ेकार भी ये था और उस वक्त फीजेबल ऑप्शन भी ये था कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको ओवरनाइट ना चेंज लोग मानते थे, ना चेंज वो हो सकता था, एब्रप्ट नहीं हो सकता था। इस वजह से इसको ग्रेजुअली जो लोकल सिस्टम और रस्म व रिवाज के साथ एक हाइब्रिड किस्म का सिस्टम यहाँ कायम करना। हाइब्रिड वैसे बड़ा कंट्रोवर्शियल वर्ड है, बस हाइब्रिड आप कहें या एक मिक्सचर कहें, मिक्सचर करना पड़ा। उसमें यह था कि इमीडिएटली तो डिस्ट्रिक्ट्स बन भी गए,
डिप्टी कमिश्नर्स भी आ गए, लेटर ऑन फिर कमिश्नर भी आ गया, लेकिन लोकल लोअर लेवल पे जो सेटअप था लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने का या कोर्ट्स का था, तो वो सारा का सारा एक्सक्लूसिवली एक दिन में नहीं हुआ। ठीक। फिर 1974 में पाटा रेगुलेशंस आए। पाटा रेगुलेशंस के अंदर पार्टी रेगुलेशंस प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल डे, इसलिए कि 1969 में इट वाज नॉट फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, ठीक है, ये फाटा का पार्ट एंड पार्सल नहीं बन सकता था। सो एक सिस्टम निकाला गया, जो पहली दफ़ा निकाला गया कि इन स्टेट्स को जो अक्टूबर 1969 में मर्ज हुई थी, इनको फिर पाटा का दर्जा दिया, जैसे हमारा तोरगढ़, आपका तोरगढ़ और अम की वजह से, अम वाज आल्सो अ स्टेट एट दैट टाइम, ठीक है जी, इसको वो दिया गया, अम नवाबजादा सलाउद्दीन साहब का। इसको ग्रेजुअली फिर जिस वक्त जी इसमें मर्जेंस आई, तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ पुलिस लेटर ऑन यहाँ इंट्रोड्यूस की गई। अच्छा। सबसे पहले सीआरपीसी और सीपीसी किया गया, लेकिन पाटा रेगुलेशंस के अंदर भी वो मिक्स सिस्टम था। लोगों की प्रेफरेंस थी कि जो पाटा रेगुलेशन के अंदर जिरगा सिस्टम है उसकी तरफ अपने केस लेके जाते हैं या सिविल कोर्ट्स की तरफ केस लेके जाते हैं। 1996 तक ये सिस्टम चलता रहा, लेकिन 1996 के बाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि पाटा रेगुलेशन जो है वो एज पर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 नहीं है। फिर 2-3 आर्डिनेंस, निज़ाम इशरिया, यहाँ के लोग मानते थे कि इनका ये ख्याल था कि जो पाटा रेगुलेशन से पहले वाली का सिस्टम का निज़ाम था या खानदीर के सिस्टम का निज़ाम था, दैट वाज बेस्ड ऑन शरिया, और वहाँ जस्टिस सिस्टम जो था वो बहुत स्पीडी था। ज़ाहिरी बात है, सेल्फ रूल थी, एक बंदे का जस्टिस सिस्टम था, एक ही तहसीलदार जो था उसके पास साइमल्टेनियसली जुडिशल पावर्स भी थी, एग्जेक्टिव पावर, जो बाद में निज़ाम अदल रेगुलेशंस में आया। तो उसमें ये होता था कि लोगों का कोई प्रॉब्लम होता था तो वो चला जाता था अपने हाकिम के पास, जिसको तहसीलदार कहते हैं, उसके पास एग्जेक्टिव भी थी, जुडिशल भी थी। एक अपील लाया करती थी जो वाली के पास लाया करती थी, तो 10, 15, 20 दिन में कोई भी सिविल डिस्प्यूट हो या क्रिमिनल डिस्प्यूट हो वो रिजॉल्व हो जाता था। पाटा रेगुलेशन के अंदर डिप्टी कमिश्नर्स को ये इख्तियार दे दिया गया कि वो जुर्गे के जरिए इन रेगुलेशंस को ख़त्म करें। जिस वक्त पाटा रेगुलेशंस ख़त्म किए गए तो अचानक जिस वक्त सीआरपीसी और कोर्ट्स का सिस्टम आया और ये वकला वाला सिस्टम, एडवोकेट्स वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, तो थोड़ा सा आपको पता है वो मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस के सिस्टम में थोड़ी सी उसकी टेक्निकलिटीज़ और रूल्स अलग है, उसमें टाइम कंज्यूमिंग लगता है। उस टाइम कंजम्पशन ने लोगों के अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन की फीलिंग भी पैदा की, जो बाद में पूरे का पूरा लोग आदी थे क्विक जस्टिस के जी। तो पुलिस सिस्टम इस वजह से यहाँ बड़ा ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना पड़ा जी। इनिशियली लेवीज ही सारा सिस्टम करती थी। सर ये लेवीज क्या होते हैं? लेवीज सर ये होते हैं कि लेवीज मकामी लोग होते हैं जिनको लॉ इन्फोर्समेंट के लिए भर्ती किया जाता है, जो उसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके स्पेशल लॉज होते थे और उनका कमांडिंग ऑफिसर जो था वो डिप्टी कमिश्नर होता था, जो फाटा का जो सिस्टम, खासादार होते थे। ये खासादार टाइप एक फोर्स है जो कि बेसिकली पुलिसिंग का काम भी जिससे लिया जाता था और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का भी काम इससे लिया जाता था, इधर जिस वक्त तक लोकल स्टेट थी। और इनका कमांडिंग ऑफिसर जिस वक्त ये स्टेट थी तो उस वक्त वाली या जो भी उसका अपॉइंटेड अहदेदार होता था। जिस वक्त 69 में मर्ज हुए तो डिप्टी कमिश्नर्स आए, तो ऑटोमेटिकली डिप्टी कमिश्नर्स ही इसके कमांडेंट बन गए। बाकी जगह में पुलिस ऑर्डिनेंस इन्फ्लुएंस होता रहा, लेकिन मलाकांड एजेंसी या मलाकांड डिस्ट्रिक्ट की डायनामिक्स ये थी कि वहाँ अभी भी जो है डिप्टी कमिश्नर ही कमांडेंट है मलाकांड लेवीज का। अभी उस सिस्टम को ग्रेजुअली बिल्कुल सारी जगह रिप्लेस होना है, क्योंकि पूरे मुल्क में दो या किसी भी सूबे में दो सिस्टम नहीं हो सकते, एक ही यूनिफॉर्म सिस्टम होगा। लेकिन उसमें अभी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल, कुछ लीगल हिचेज है जिनको पहले दूर करना है कि पूरा पुलिस सिस्टम आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो ऑलरेडी थाने हैं, जो थानों की एग्जिस्टेंस है, उसमें जो कमांडेंट या उनको आपकी तरफ एसएचओ होते हैं, इधर पोस्ट कमांडर होते हैं, तो वो उसमें लीगल उनकी क्या पोजीशन होगी। बाकी जो होगा वो सेक्रेटरी लॉ इस पे काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी गुज़िश्ता दिनों सर एक मीटिंग भी हुई है कि टेकर सीएम और कोर कमांडर भी थे जिसमें फैसला किया गया कि ये फैसला पहले भी हुआ और ये फैसला होना भी चाहिए। ठीक है, ये फैसला इस वजह से होना चाहिए जी कि लॉ पूरे सूबे में पूरी जगह का सिस्टम एक तरह का हो। डिफरेंट लॉज इन डिफरेंट एरियाज जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो उसमें जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा वो सेक्रेटरी लॉ भी उसमें है, सेक्रेटरी होम को भी, एसीएस होम को भी ये टास्क दिया गया है कि वो इसकी फाइनल मोडेलिटीज तय कर लें। तो जब भी इसकी फाइनल मोडेलिटीज तय होंगी, ये सिस्टम होना तो है, आज हो या कल हो, तो एज अर्ली एज इट इज़ बेटर। अच्छा सर, ये मालकंड डिवीजन की बात करें, पूरे मालकंड डिवीजन की, तो स्पिरिचुअली भी बड़ा स्ट्रांग है। पीर बाबा बुनेर वाले या यहाँ
सैदू बाबा हूँ, बाकी हाँ। तो आपको स्पिरिचुअलिज्म, लोगों में रूहानियत की तरफ रुझान कितना नजर आया? देखिए रूहानियत की तरफ इधर तो अब ऐसा ऐसा सिस्टम जो जा रहे हैं जी कि बिल्कुल पॉपुलेशन में यहाँ बहुत से एरियाज ऐसे हैं कि जो बेसिकली जहाँ ये स्पिरिचुअल जो पुराने ओल्ड स्पिरिचुअल लीडर्स हैं इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन बाकी कुछ शेर ऐसे भी हैं कि जो डिफरेंट सेक्ट से डिफरेंट आइडियालॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन मलाकान डिवीजन की एक बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ शुरू से सिंस एजेस यहाँ सेक्टेरियन हारमोनी सेक्ट का यहाँ सेक्टेरियन डिवीजन की एग्जिस्टेंस ही नहीं थी। इवन रिलीजियस हारमोनी भी है, हिंदू भी है, सिख भी है। यहाँ कभी भी कोई सेक्टेरियन या रिलीजियस आप जिस तरह कहें कि कोई टेंशंस यहाँ कभी भी एग्जिस्ट नहीं की। चित्राल हमारी आइडियल एग्जांपल है, बहुत बड़ी तादाद में इस्माइली सेक्ट वहाँ आबाद है और हमारे बाकी सुन्नीज भी हैं वहाँ आबाद हैं। लेकिन वहाँ जिस तरह मुल्क के खुदा न खास्ता बाकी हिस्सों में कोई टेंशन वगैरह क्रिएट होती हैं, मलाकान डिवीजन इससे पाक है। अच्छा सर, आपके पास मालकन डिवीजन में हिंदू और सिख की पॉपुलेशन कितनी है? इस तरह है जी कि बुनेर में सिख पॉपुलेशन है, जो हकीम है। जी जी, वो हकीम एक नहीं, वो फैमिलीज है बहुत। अच्छा, वो बटग्राम तक है वो, हाँ वो फैमिलीज हैं और बेसिकली उनका प्रोफेशन ही सिंस फोर फादर्स हिकमत का मेडिसिन का प्रोफेशन है। इसी तरह हमारे स्वात के अंदर काफ़ी ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन भी है, हंड्रेड्स में फैमिलीज हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन बड़ी पीसफुली को एग्जिस्ट कर रहे, सिक्योर है, को एग्जिस्ट कर रही हैं जी। अच्छा सर, ये स्वात मोटरवे का फेज 2 का भी सुना है कि इस पर भी काम तेजी से होगा। और इस हवाले से भी बहुत सी रिजर्वेशंस हैं, बहुत से लोगों के खदशात हैं, स्वात में भी और मालकंड के दीगर हिस्सों में भी। लोगों का ये कहना है कि रिवर बेड के साथ साथ से मोटरवे को ले जाया जाए, रूट चेंज किया जाए, एक मुतालबा ये है। तो इस हवाले से कुछ बताएं। इस तरह है जी कि रिवर बेड की फिजिबिलिटी पहले बनी थी। अच्छा, फिजिबिलिटी पहले यही थी कि रिवर बेड के साथ बनाया जाए, लेकिन आपको हमें एबटाबाद में भी ये एक्सपीरियंस हुआ, बाकी जगह भी ये एक्सपीरियंस हुआ कि जिस वक्त आपकी इंटरचेंजेस आबादी से बहुत दूर चली जाती हैं तो उसमें फिर उस आबादी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ख़ुद एबटाबाद में एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि अगर आपका पिंडी से अवेलियाँ इंटरचेंज तक 1.5 घंटा लगता है तो आगे से अवेलियाँ से पहुँचते हुए एबटाबाद शहर का घंटा और लग जाता है, लग जाता है। सो जो वो रास्ता है वो टाइम तो लोगों का नहीं सेफ हो रहा, ठीक है ना, टाइम कंज्यूमिंग तो उतना ही है। तो फिर मोटरवे पे इतना हैवी खर्चा जो होता है और आवाम का टाइम भी नहीं बच रहा कि उनको इंटरचेंज से उतर के आगे उतना ही घंटा लगे जो नॉर्मल मोटरवे के बगैर टाइम है, तो उसकी वो फैसिलिटी ना हुई। सो बाद में और फिर रिवर बेड के साथ साथ उसकी अपने इकोलॉजिकल बाकी और बहुत से रीजंस थे। और पोल्यूशन के रीजंस थे, EPA की रिपोर्ट्स थी, फिर टेक्निकली आपको जिस ग्राउंड के ऊपर आप रोड बना रहे हैं और हैवी ड्यूटी रोड बना रहे हैं तो उसकी ग्राउंड सॉइल रिपोर्ट्स थी, बाकी वेरिफिकेशन थी। फिर हमारा सबसे ज़्यादा फर्टाइल बेल्ट ही वो है कि जो रिवर्स के साथ साथ है। अगर आप देखें बागात शगात का सारा, लेकिन इनसे ज़्यादा ये टेक्निकल कंसल्टेंट का ओपिनियन था कि व्हाट शुड बी द रूट विच कैन गिव मैक्सिमम बेनिफिट टू मैक्सिमम पॉपुलेशन। मायरीन ने जो NHA के कंसल्टेंट्स थे उनका सबसे ज़्यादा ओपिनियन, उन्होंने रूट सिलेक्शन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का या किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का काम नहीं होता रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर का। जो खुद मायरीन थे, जो कंसल्टेंट्स थे, उन्होंने जो रूट किया, सीइंग डिफरेंट फैक्टर, सॉइल कैसा है, रोड फिजिबल होगा नहीं होगा, क्या कोई सैलाब की वजह से या किसी और इमरजेंसी की वजह से ये तो ना हो कि इतना महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। और आपको ये पता है कि ये जो सब मालाइंस का और स्वात का जो एरिया है इट इज़ प्रोन टू फ्लड्स। 2010 का सुपर फ्लड आया, फिर 2017 का फ्लड आया, फिर 2018 का फ्लड आया, इस दफ़ा भी फ्लड आया। और हमारे रिवर बैंक्स जो हैं वो कुछ उधर कोई प्रोटेक्शन का काम नहीं है। तो इतना मैसिव प्रोजेक्ट आप शुरू करें और कलाम रोड की, तो कलाम रोड हमारा बहुत बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट से बना था और पिछला एक फ्लड वो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट लेके वॉश आउट उसने मेजर एरिया कर दिया, पुल सारे वॉश आउट कर दिए। सो जनरल पब्लिक का तो एक ओपिनियन होता है, लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट उसमें सबसे बड़ा ये था कि ये डिजास्टर प्रोन जगह ना हो। ओके सर, ये इलाम की पहाड़ियां कहाँ हैं? उसके हवाले से कहा जा रहा है कि अस्करियत पसंद देखे गए हैं। नहीं, वो एक रूट है जी इस तरह है कि वो जाके आगे से जुड़ता है हमारा तख्तबाई तहसील के साथ और बुनेर का कुछ एरिया उसमें आता है, ठीक है ना जी। वो मूवमेंट्स किसी ज़माने में वहाँ से होती थी। अच्छा। और अभी भी कुछ ना कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं, लेकिन वहाँ पहले आर्मी की चेक पोस्ट भी बन गई थी, पुलिस की एक चेक पोस्ट भी है। अभी भी पिछले दिनों आपने जो देखा कि जो ब्लास्ट हुआ था वो आर्मी व्हीकल पे हुआ था, वहाँ पेट्रोलिंग भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। यस, वो एक रूट ज़रूर था जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जा रही थी,
लेकिन जब से मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ 2008 के बाद स्वात के अंदर उस इलाके में अब हमने रोड भी बना दिया, रोड नहीं था, ऊपर ये सेफ हेवंस कुछ ना कुछ बना लेते थे, लेकिन पुलिस ने और मिलिट्री ने स्पेशली वहाँ बड़ी एक डिटेल एक्सरसाइज करके उस एरिया को हमने बहुत हद तक सिक्योर कर लिया। वहाँ पुलिस पेट्रोलिंग भी है, आर्मी की पेट्रोलिंग भी हो रही है, पुलिस चेक पोस्ट भी बन गई है। तो वो अब काफ़ी हद तक, अभी भी कोशिश कभी कभार इंटेलिजेंस की उधर से की जाती है, लेकिन अभी तक कामयाब दोबारा नहीं हुई जी। वहाँ इट इज़ प्रॉपरली सिक्योर्ड राइट नाउ। अच्छा सर, ये जो आपका कमिश्नर ऑफिस है, जी जी, तालिबानाइजेशन के दौर में मैं यहाँ आया था तो ये तालिबान का हेडक्वार्टर होता था। नहीं नहीं नहीं, ये इधर कभी भी नहीं पहुंचे जी, इधर नहीं पहुंचे। इधर इस वजह से नहीं पहुंचे कि सैदू शरीफ को इमीडिएटली जिस वक्त बाकी को हो लिया गया तो इसको आर्मी ने बाकी सब ने प्रोटेक्ट कर लिया था। सर लीडर उनके यहाँ थे, लीडर वो कभी कभार आपको उस पता है, वक्त के कमिश्नर साहब के दोस्त तो थे ना? कमिश्नर साहब खुद इधर मौजूद थे ना जी। तो इसको काफ़ी हद तक सैदू शरीफ हमारा प्रोटेक्ट रहा। बाकी स्वात के अंदर बिल्कुल ऑपरेशन करना पड़ा, बड़ा मैसिव ऑपरेशन करना पड़ा। उसमें हमारी पाक अफवाज ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, लोगों ने बहुत बड़ी मकामी लोगों ने अपने घर बार छोड़ के चले गए, आईडीपीज मकामी लोगों ने कुर्बानी दी। मेजर जनरल के रैंक के तक ऑफिसर जो है वो शहीद हुए, मेजर जनरल सनाउल्लाह साहब, और लगभग को 5000 से ज्यादा कैजुअल्टीज हमारी इर्द गिर्द जो ब्लास्ट उस जमाने में होते थे बाकी होते थे। लेकिन बड़ा सक्सेसफुल पाक आर्मी ने इधर सक्सेसफुल ऑपरेशन, लोग यहाँ के बहुत रेजिलिएंट है सर, रेजिलिएंट हैं, लोगों ने बड़ा उसको रेजिस्ट किया, साथ दिया। तो अल्लाह की मेहरबानी से फिर 2018 में ये कम्प्लीटली इन्होंने को तालिबानाइजेशन से पाक करके जो सिविलियन से मिलिट्री टू सिविलियन ट्रांजिशन हुई वो 2018 में कंप्लीट हो गई जी। सर ये आपका सैदू शरीफ का जो एयरपोर्ट है, जी जी, स्कर्दू का एयरपोर्ट इंटरनेशनल हो गया, ठीक है, सैदू शरीफ का एयरपोर्ट बंद है, क्यों? इस तरह जी ये एयरपोर्ट हमारा जो स्वात एयरपोर्ट है ये कबल में है जी, हमारी एक तहसील है कबल में है, यहाँ से थोड़ा सा हाफ एन आवर उसका रास्ता है। खूबसूरत एयरपोर्ट है, बना हुआ है। 2018 में सिविल एविएशन किस काम की सर? मैं अर्ज करता हूँ सर, 2018 में कोशिश ये की गई थी कि इसके अंदर फर्दर एक्सटेंशन करके और इसका कोई प्रोग्राम बना दिया जाए। जहाँ तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, वी आर ऑल आउट। प्रॉब्लम ये है जी कि PIA जो है या इस किस्म की जो एयरलाइंस हैं वो अपना एक बिजनेस रूट देखती हैं, बिजनेस रूट ये देखती हैं PIA। तो अब आपको पता है सारी एयरलाइंस ऑलमोस्ट प्राइवेटाइज हो गई हैं। पहले जिस वक्त गवर्नमेंट सब्सिडाइज थी तो उस ज़माने में तो रूट यहाँ चलता था कि वो जो रावलपिंडी इस्लामाबाद से एक फ़्लाइट थी जो स्वात भी रुकती थी और चित्राल भी रुकती थी। अब चूँकि लजज फेयर फ्री मार्केट इकानमी का ज़माना है, पिछले हमारा 2018-19 में एक प्राइवेट कंपनी इंटरेस्टेड थी कि वो फ़्लाइट्स चलाए यहाँ के लिए, स्वात के लिए, इस्लामाबाद से ऑपरेट करे, या इवन एक आध इंटरनेशनल फ़्लाइट भी, चूँकि एक्सपेट्रिएट्स बहुत ज़्यादा हैं स्वात के बाहर, तो वहाँ से भी फ्लाइट करे। उसमें कुछ रनवे का भी हमने एक्सटेंशन किया, अच्छा। कुछ और भी उसमें वर्क जो सिविल एविएशन ने किए बेसिकली, लेकिन बाद में वो बिजनेस प्लान उस एयरलाइन का फाइनल स्टेजेस तक नहीं पहुंच सका। सर स्वात के बहुत सारे लोग नॉर्दर्न चाइना बिजनेस करते हैं, बिल्कुल इधर से अभी तो भी हमारे पास ये प्रपोजल्स आ रही हैं, अच्छा। लेकिन वो आपको पता है उसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट फेडरल गवर्नमेंट की भी है और सबसे ज्यादा बिजनेस प्लान वो अपना देखते हैं जी, कितनी फ्लाइट्स होंगी, कितना टिकट होगा, उम्मीद रखी जा सकती है, उम्मीद रखी जा सकती है। लेकिन आपको पता है जो फ्यूल की प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो ये टिकट बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आम आदमी स्वात जो है ये मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मिडिल क्लास की, तो मिडिल क्लास जितनों में रोड पे या बाय रोड आके या होटल पे 3 दिन रह के खाना खा के वापस जा सकती है, अगर उतने ही पैसे उसको खाली टिकट के लिए देने पड़े तो फिर आपको ऑब्वियसली पता है वो फीजेबल नहीं। सर अभी एग्रीकल्चर की और बागबानी की आपने बात की, स्वात एग्रीकल्चर के लिए, बागबानी के लिए जाना जाता है, जाना बड़ा नाम है। फ्रूट्स तरह तरह के होते हैं, वेजिटेबल्स बहुत तरह की होती हैं। सर क्लाइमेटिक चेंज के साथ साथ यकीनन ज़राअत पे भी इस इलाके में भी बहुत असर पड़ा है, फलों की मिठास कम हो गई है, साइज़ छोटे हो गए हैं, ग्रोथ का टाइम में फ़र्क आ गया है और बहुत सारे मसाइल भी इससे रिलेटेड हैं। तो इस एग्रीकल्चर को और बागबानी को प्रोटेक्ट करने के लिए और इसमें नई नई इनोवेशंस, इन्वेंशंस या बेहतरी लाने के लिए क्या कुछ हो? देखिए इस तरह के स्वाद, और इसी में सर फिशरीज भी ऐड कर दें। स्वाद की या इस इलाके की एक बहुत बड़ी अच्छाई है कि स्वात का जो फार्मर है, पर्टिकुलरली स्वात का, वो बड़ा प्रोग्रेसिव माइंडेड फार्मर है। वो अपनी हमेशा मैकेनिक्स जो है वो विद द क्लाइमेटिकल चेंज अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, अनलाइक रेस्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा या अनलाइक हज़ारा। अच्छा,
फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि जिस वक्त क्लाइमेटिकल चेंज नहीं थी तो इसका एनवायरनमेंट जो था वो एप्पल के लिए बहुत सूटेबल था, तो स्वात में एप्पल की बहुत बड़ी प्रोडक्शन हो रही थी। विद ग्लोबल वार्मिंग 2-3 डिग्रीज का टेम्परेचर में फ़र्क आया तो एप्पल के लिए सूटेबल नहीं रहा, तो ये स्वात के फार्मर शिफ्ट ओवर टू पीचेस, और सक्सेसफुल सबसे ज़्यादा पीच की प्रोडक्शन अब स्वात में हो रही है। अब दोबारा जो नया स्वाद का फार्मर जिस ट्रेंड पे जा रहा है वो अब आप स्ट्रॉबेरी की बहुत बड़ी तादाद यहाँ वो मॉडर्न टेक्निक से हो रही हैं, मशरूम्स आ गई हैं, इसी के साथ अब दोबारा अनार की ग्रेट की बहुत 2-3 एक्सपीरियंसेस किए गए। अच्छा। उसकी फार्मर को फ़ायदा उसमें ये है कि पीचेस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्प्रे करना पड़ता है जो एक्सपेंसिव भी है, और उसके साथ साथ वो एयर और वाटर पोल्यूशन भी लाता है। अनार जो है वो उसके ऊपर कम स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है, उसका अपना कवर है, वो फार्मर का भी सेव करता है, पैसा सेव करता है, और एनवायरमेंटली भी वो ज़्यादा सेफ एंड साउंड है। तो अब आप देख रहे हैं पीचेस से लोग फिर उधर शिफ्ट हो रहे हैं। इसी तरह वो स्ट्रॉबेरीज जहाँ कल्टीवेट करके दी है, इसी तरह फसलों में बाकी सारी चीज़ों में टमाटर की सबसे बड़ी फसल सितंबर में जो है वो हमारी स्वाद की आती है, जो पूरे पाकिस्तान को जा रही है अभी आजकल तो जी बहुत जी ज़्यादा जी पूरे पाकिस्तान को जा रही है, जिसकी वजह से पूरे केपी में नहीं पूरे पाकिस्तान में टमाटो की प्राइसेस जो है वो सस्टेनेबल स्वाद का हनी भी अब नहीं आ रहा सर, ड्यू टू क्लाइमेटिक हाँ जी रीजन। तो इस वजह से आप ये देखें कि स्वाद का फार्मर जो है बड़ा प्रोग्रेसिव है, वो अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ हमारा स्वाद की फार्मिंग को या इस इलाके की एग्रीकल्चर को मुतासर कर रही है वो पॉपुलेशन बॉम है जी। अच्छा, आबादी का फैलाव। अगर स्वाद का एक बदकिस्मती ये है कि सबसे ज़्यादा वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोथ रेट्स ऑफ पॉपुलेशन जो है वो स्वाद की है। जिस वक्त 1969 में स्टेट इनेक्स हुई उस वक्त शांगला एंड मुनेर वाज पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्वाद, उस वक्त टोटल पॉपुलेशन 5 लाख भी नहीं थी इन सारी जगह की मिला के। टुडे आई थिंक 2.7 मिलियन से ज़्यादा तो खाली स्वाद की पॉपुलेशन है, शांगला को तो उसको छोड़ दे, अब ये को 5 फोल्ड 6 फोल्ड है। ऑब्वियसली सबसे पॉपुलर स्वाद है। अच्छा। ऑब्वियसली पॉपुलेशन का इतना बड़ा जो एक्सप्लोजन होता है उसका सबसे पहला इम्पैक्ट एग्रीकल्चर लैंड पे होता है, फिर रोड्स पे होता है, फिर क्लाइमेट पे होता है, फिर वाटर पे होता है, फिर रिवर की इन्वायरमेंट पे होता है। तो वो सारे चैलेंजेस इस वक्त जो है हमारे लिए पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड जितने चैलेंजेस एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट के यहाँ एक्सटेंशन सेंटर्स हैं, यहाँ काम ज़रा थोड़ा सा बेहतर इस वजह से हो रहा है कि यहाँ का फार्मर बहुत प्रोएक्टिव है, वो खुद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास जाता भी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को अनहोल्ड भी जिसको कहते हैं कि दे कीप देम ऑन टोज। ठीक है ना जी, खिलाड़ के रखते हैं, दे कीप देम ऑन टोज। ये दूसरे लोगों की तरह सोए हुए नहीं है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी खुद पीछे भी लगते हैं, एग्रीकल्चर वाले भी काम कर रहे हैं। और यहाँ का एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ने 2-3 चीज़ें, जिस तरह मैंने आपको कहा, अभी उनकी कोशिश है कि अनार को इंट्रोड्यूस कर ले इन कंपैरिजन टू, फिर अभी एक माइल्डर क्लाइमेट से जो ग्लोबल वार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक और एप्पल की नई वैरायटी आई है कि जो नए जो एवरेज टेम्परेचर्स हैं उसमें वो अच्छा फ्रूट साइज थोड़ा सा एप्पल का छोटा होता है, लेकिन उसकी एवरेज प्रोड्यूस बहुत अच्छा। जापानी फल भी, हाँ जापानी फल तो नेचरली इधर बहुत है जी, तो उसको लेकिन उसके लिए भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में यहाँ सेंटर्स बनाए हैं और लोग उस पर अभी कर रहे हैं कि उसको एक पूरा ड्राई करने का एक पूरा प्रोसेस है, ड्राई करके थ्रू आउट द ईयर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फिनिश्ड प्रोडक्ट है। अच्छा सर, फिशरीज पानी पोल्यूट हो रहा है, पानी कम भी हो रहा है, लेकिन की ट्राउट बहुत देखिए इस तरह के पानी पोल्यूट तो मैंने आपको कहा नेचरली जिस वक्त पॉपुलेशन ग्रो करेगी, जिस घर में पहले वाशरूम ही नहीं था उसमें 8 वाशरूम्स बनेंगे, केमिकल स्प्रेज होंगे और उसका सीवरेज सारा दरियाओं में जाएगा, सारा वापस पॉपुलेशन का दरियाओं में जाएगा। तो होटल इंडस्ट्री सर आपकी सारी गंदगी फेंकती है इसमें। अब होटल इंडस्ट्री में सर रोज हम नहीं, अभी तो देखिए इस तरह 2 काम हुए हैं जी, ट्रॉलियों की ट्रॉलियां दरिया अभी में देखिए वो एक पुरानी वीडियो है जो बार-बार आप लोग चला रहे हैं, नहीं भी आ गई, नहीं चल रही जी, आपको 5 आप भेज दें। अभी इस तरह है जी कि हमारी डंपिंग साइट्स इस तरह केपी सिप का एक प्रोजेक्ट है जिसमें 3 सिटीज जो हैं उन्होंने शॉर्टलिस्ट की है। वन इज मेंगोरा, वन इज एबटाबाद एंड वन इज आई थिंक पेशावर। सर ये जरा केपी सिप भी जी केपी सिप के बारे में। ये सिटीज बेसिकली पूरी की पूरी जितना आपका सेवरेज सिस्टम है और जितना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, लाइड और बहुत सी भी चीज़ें हैं, उनके लिए इनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट जो मैकेनिज्म है इन 3 सिटीज़ में एशियन डेवलपमेंट की बैंक की मदद से गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इम्प्लीमेंट कर गार्बेज कलेक्शन, जिसमें गार्बेज कलेक्शन से गार्बेज सेग्रीगेशन, गार्बेज सेग्रीगेशन से गार्बेज डिस्पोजल
एज पर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एसओपीज, और उसमें जो उन्होंने प्लांट मशीनरी जो आइडेंटिफाई की हुई है जो PC1 में है, वो दुनिया के लेटेस्ट प्लांट्स और मशीनरी। सर एबटाबाद का तो मुझे पता है, हमारे एबटाबाद से ताल्लुक, फिर आप कहेंगे तुसी हज़ारे वाले ठीक सारे है, अफसर ठीक याद है, कर ठीक दो। है। अनायतुल्लाह वसीम साहब स्पेशल सेक्रेटरी थे लोकल गवर्नमेंट। जी जी, इतना मुझे पता है कि एबटाबाद के लिए ये प्रोजेक्ट वो लाए थे। प्रोजेक्ट उन्होंने जी उस वक्त वो बैठे हुए थे। गवर्नमेंट सर्वेंट तो किसी एक खत्ते के लिए प्रोजेक्ट नहीं लाता, लेकिन जो गवर्नमेंट घर के तो घर ही होता है ना सर। नहीं, वो उसमें जो प्रिंसिपल्स दिए गए थे जी एशिया ओके, डेवलपमेंट ओके, बैंक ओके, के, वो उस पे वो criteria अनायतुल्लाह पे- वसीम साहब ने मेहनत ओवरऑल बेंगोरा के लिए भी उनकी मेहनत है, एबटाबाद के सर, लिए भी जिसका उनकी due credit मेहनत है, है, उसको देना तो पेशावर के चाहिए। लिए भी उन्हीं की मेहनत है कि ही वाज डीलिंग हैंड एट द लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की। तो उन्होंने तीनों प्रोजेक्ट्स, स्वाद का क्रेडिट भी हम उन्हें देते हैं, वो और उनके ज़माने में जो उनके सेक्रेटरी थे और PND का जो स्टाफ था, जो ACS थे, और स्पेशली आखिर में चीफ मिनिस्टर जो थे जिन्होंने सारा ये अप्रूवल दिया, तो ये तीनों उन्हीं की क्रेडिट जाते हैं जी। लेकिन इन्होंने ही वर्कड आउट एज अ वेरी डेडिकेटेड काम किया एज अ फोकल पर्सन। नतीजा ये जिसका निकला कि हमारे ये तीनों जो बड़े सिटीज़ हैं, जो इस सूबे की एक तरह की मतलब है कि बहुत बड़ा, आप ये कहें मेगा कि सिटीज मेगा सिटीज़ हैं। एबटाबाद हो, हमारा बेंगोरा हो गया, पेशावर हो गया और एबटाबाद हो गया जी। तो इन तीनों को सिलेक्शन करके बेंगोरा और एबटाबाद, तो चूंकि हमारे पेशावर तो सेंटर था, बेंगोरा और एबटाबाद दो बड़े रीजन्स के डिवीजनल हेडक्वार्टर्स भी हैं, और पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट के लिहाज से खूबसूरत स्टेशन है, एक अच्छे खूबसूरत स्टेशन है। तो उसमें अब ये हो गया है जी कि वो प्लान पहले का प्लान से पहले भी ये हो गया था कि आज से 2018 के बाद गार्बेज TMA ने दरिया में नहीं डाला जी। वो हमारी साइट है, इधर सैदू से ऊपर एक साइट है, वहाँ वो लेके जा रहे हैं उसको। एक साइट कंप्लीटली जिस वक्त फिलअप हो गई, फिर हमने उनके लिए दूसरी डंपिंग डंपिंग साइट। अच्छा, फिशरीज की बात हो रही थी। फिशरीज की बात ये कर रहे हैं जी कि फिशरीज में स्वात में इस वक्त ट्राउट का प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ी प्रोडक्शन है अच्छा, वो, और मैं आपको बताऊं कि वो बहुत बड़ा रोजगार, आपके ऊपर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्राउट की प्रोडक्शन स्वात में अमेजिंगली, जो फिशरीज का ये वाला प्रोजेक्ट था कि प्राइवेट सिटीजन्स के अंदर प्राइवेट लोकल्स के अपने अरेंजमेंट के तहत ट्राउट के फिशिंग फार्म बने, वो ट्राउट प्रोड्यूस करें। इसका सक्सेसफुल मॉडल ये कगान में भी शुरू किया गया हमारे हज़ारा डिवीजन में, लेकिन वहाँ सक्सेसफुल नहीं हुआ। हज़ारा डिवीजन ये मतलब स्वात में ये बहुत सक्सेसफुल हो गया। हमारी बहुत बड़ी प्रोडक्शन ट्राउट की जो आ रही है वो प्राइवेट सेक्टर से आ रही है, जो लोगों के अपने ज़ाती फार्म हैं उनकी तरफ आ रही है। और अब तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट स्वाद सिर्फ ट्राउट खाने आ रहे हैं, ठीक है ना जी। और लेकिन अभी भी इसके आगे फर्दर हमें जो ज़रूरत है उसकी, तो ये पिछले फ्लड ने हमारी बहुत ज़्यादा ट्राउट हैचरीज को, जो प्राइवेट सेक्टर की ट्राउट हैचरीज थी, उनको मुतासर किया। लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में प्राइवेट सेक्टर की ट्राउट हैचरीज स्वाद में अभी भी काम कर रही है। ज़रूरत स्वाद के अंदर अब एक कोल्ड स्टोरेज किया है कि जो उनकी प्रोड्यूस है उसको अगर हम कोल्ड स्टोर करके पैक करके उसको आउटर डिस्ट्रिक्ट या उसको एक्सपोर्ट कर सके, तो वो नेक्स्ट स्टेज है आने की। लोकल पॉपुलेशन बहुत अच्छी हद तक प्रोड्यूस अच्छी हो रही है जी। हाँ, अभी इंटरनेशनल लेवल का उसका वेट नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद टूरिस्ट यहाँ चूँकि बहुत बड़ी तादाद में आता है, तो हैचरी का बिजनेस बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है। और उससे फ़ायदा ये है कि एक वो ऐसी चीज़ के जो नॉर्मली ना प्रोड्यूस होती, नॉर्मली ना उसका इंट्रोडक्शन होता, तो ट्राउट बहुत बड़ी तादाद में एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। ठीक। तो सर चित्राल आपको लिए चलता हूँ, आपके मालाकंड के सबसे ऊपर वाले जिले में वाखान की पट्टी, ब्रोगल वैली, जो ताजिकिस्तान और फिर बिल्कुल सेंट्रल एशिया का एक रास्ता है, वहां तक आपको पता चलता है कि ब्रोगल वैली में लोगों के साथ क्या हो रहा है? देखिए, हाँ, मैं आपको जी बिल्कुल कैसे एक्सेस है आपके? इस तरह है जी कि पहले तो बिल्कुल वहाँ तकरीबन आपको 70+ किलोमीटर जो था वो आपको पैदल चलना पड़ता था। अब सिंगल रोड वगैरह जो है वो सारे के सारे बन गए हैं, ट्रांसपोर्ट अब वहाँ जा रही है। ब्रोगल वैली के अंदर इस वक्त 120 से 150 फैमिलीज ही रह गई हैं जो वहाँ रहती हैं, जो ट्रेडिशनली वहाँ रह रही हैं जी। उसके लिए ज़रूरत यह है कि वो एक पहले भी अब जो मिडल एजेस थे, मिडल एजेस में इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग रूट्स। चाइना, सेंट्रल एशिया और ओल्ड सिल्क रूट नहीं था, इट वाज अल्टरनेट टू सिल्क रूट। एक ट्रेडिशनल रूट था लेकिन बड़ा कॉमन रूट था जी सेंट्रल एशिया का। अब सर नया वो चूंकि स्ट्रेटेजिक लेवल के डिसीजंस हैं, चाइना ने बॉर्डर खोलना है, पाकिस्तान ने खोलना है, फिर उसमें के अंदर अफगानिस्तान भी आता है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का तो जो हमें इंटेंट तो वो बड़ी क्लियर है कि इस ट्रेड रूट को दोबारा ऑपरेटिव होना पड़े। ये ट्रेड रूट दोबारा ऑपरेटिव हो गया तो ये बिल्कुल सिल्क रूट के पैरेलल का एक ट्रेन मुश्किल है,
टेरेन मुश्किल है, रोड स्ट्रक्चर वहाँ बनाना पड़ेगा, सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है जी। सर, कमिश्नर मालाकंड को मालूम होता है कि बरोगल वैली में हेल्थ के क्या इश्यूज हैं? कुछ अंडर डेवलप्ड एरिया है जी, मालूम ज़रूर होता है। उधर के लोग भी अब आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस भी आई है, तालीम भी आई है, नीचे आए वो वैलीज़ के, वो जिस तरह मैंने आपको कहा उनका डेटा भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ के हैं, लेकिन अंडर डेवलप्ड एरिया है, ज़ाहिर बात है इश्यूज़ वो दुनिया का एक तरह का लास्ट कार्नर है, ठीक है ना जी। मार्को पोलो शिप सारी दुनिया में एक्सटेंड हो गई है, सिर्फ उधर ही अब मौजूद रहती है, ठीक है। कोशिश ये की जा रही है जी कि उसको भी डेवलप, लेकिन इस तरीके से किया जाए कि उसका भी जो इकोसिस्टम है बड़ा फ्रेजाइल है, तो उसमें ये ना हो कि वो भी कल कलाम और मरी बन जाए, वो बन भी नहीं सकता, ठीक है ना। तो लेकिन जो लोकल पॉपुलेशन है उसकी कैटर, जितनी भी उनकी नीड्स हैं उनको प्रॉपरली कैटर किया जाए। वहाँ का एक अपना लिविंग स्टाइल है जो डिफरेंट है, यैक्स का दूध वो बिल्कुल डिफरेंट लाइफ स्टाइल है, तो उनकी अपनी कल्चरल हेरिटेज भी प्रोटेक्ट हो, उनका अपना लाइफस्टाइल भी प्रोटेक्ट हो, और गवर्नमेंट की तरफ से जो एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान उनके ड्यू राइट्स हैं वो उनको मिले। अच्छा सर, चित्राल की जब बात आती है तो शंदूर पोलो फेस्टिवल, उसके अलावा कलाश फेस्टिवल, कलाश का उनके चिलम जोश होता है जी जी, वो उसकी वजह से, फिर मारखोर हंटिंग की वजह से बहुत मशहूर है। तो चित्राल को उतनी तवज्जो आप कैसे देते हैं जितनी स्वाद को देते हैं? देखिए इस तरह है जी कि चित्राल हमारा बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, और इंटरनेशनली भी वो हमारे लिए बड़ा इसलिए कि वो पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग में, चित्राल में जिस तरह हमारी कैलाश वैली है, ये दुनिया की सबसे यूनिक सिविलाइजेशन की लास्ट रेमिनेंट्स रह गए हैं, कल्चरल रेमिनेंट्स रह गए हैं। अभी गवर्नमेंट आर्यंस के डिसेंडेंट्स हैं सर? ये बेसिकली ग्रीक्स कह रहे हैं, ग्रीक्स के डिसेंडेंट्स हैं, डिफरेंट हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन है जी, लेकिन ज्यादातर जो है वो ग्रीक डिसेंडेंट, ये यूनानी है, यूनानी है, ग्रीक डिसेंडेंट्स भी हैं। वहाँ उन्होंने एक म्यूजियम भी उन्होंने बनाया हुआ है, ग्रीक्स ने सारा उसमें बेसिकली कोशिश ये की जा रही है जी कि उनकी कल्चरल, उनको जो डेवलपमेंट का जो स्टाइल हो या डेवलपमेंट की जो मेथोडोलॉजी हो, उसके अंदर जो उनकी कल्चरल हेरिटेज है उसको भी प्रोटेक्शन दी जाए, उसको भी प्रोटेक्शन दी जाए। उसके साथ साथ चित्राल इटसेल्फ जो है, चित्राल सिटी हो गया, लोअर चित्राल, अभी गवर्नमेंट ने इसी वजह से 2 डिस्ट्रिक्ट्स को उसमें किया है, अपर चित्राल को अलहदा कर दिया है, लोअर चित्राल को अलहदा कर दिया है कि लोगों की एक्सेस टू द एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नज़दीक तरीन हो। इसी तरह मलाकान डिवीजन को भी 2 हिस्सों में करने का प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, कि बहुत बड़ा डिवीजन है, इसमें 2 अगर डिवीजन हो जाए तो लोगों की एक्सेस जो है वो आसान हो जाती है। बाकी चित्राल के अंदर अभी टूरिस्ट भी बहुत से डेवलपमेंटल प्लान हैं जी, NHA के बहुत से रोड्स वहाँ का डेवलपमेंट वर्क शुरू हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की ADP में बहुत बड़े रोड्स हैं वहाँ, लोहारी टनल की वजह से लोहारी टनल की वजह से बहुत फर्क पड़ा। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ डेवलप हो रहा है, लेकिन आजकल थोड़ा सा आपको पता है कि ओवरऑल प्रोविंशियल फाइनेंशियल क्रंच पूरे मुल्क में ही है, जिसकी वजह से कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, स्लो है, लेकिन वहाँ फोकस जरूर चित्राल है उनका जी। अच्छा सर, ये गुज़िश्ता दिनों एक बड़ी घुसपैठ कह लें अफगान साइड से दहशतगर्द आए जिन्होंने चित्राल में हमला किया, और बड़ी बहादुरी के साथ FC ने और आर्मी ने उनका मुकाबला किया, लोगों ने भी अपने फोर्सेस का साथ दिया। वो उन इलाकों को सिक्योर करने के लिए वहाँ पे विलेज विजिलेंस कमेटियाँ या इस तरह का कोई कुछ सेटअप बनाया? देखिए इस तरह एक तो ट्रेडिशनल सेटअप एग्जिस्ट करता था जी, उसको बॉर्डर लेडीज कहते थे, ठीक है। फिर चित्राल स्काउट्स के वो फोकस्ड में इलाका था, नॉर्मली वो उस फोकस्ड के उस इलाके के ज़रिए इंक्लूजन्स पहले नहीं हुई थी इधर की। वजह यह है कि उसके साथ नूरिस्तान है, ये कलाश की कौम उधर भी है, बॉर्डर के क्रॉस के उस साइड पे भी है, तो इनकी आपस में रिश्तेदारियां थी, सारा कुछ था, हाँ उधर से इधर कभी भी नहीं हो रहा था जी। अच्छा। ये पहली दफ़ा इधर, और ये प्लान किया गया, और ये प्लान बड़ा ही डैमेजिंग पाकिस्तान के लिए प्लान था। अगर इन टाइम पे पाकिस्तान आर्मी जो है वो इसको रिपल्स ना करती, प्लान उनका लगता यही था कि इधर आके उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने आके बॉर्डर पे अच्छी खासी तादाद में जमा हो गए, और उन्होंने कैलाश वैली में आके कोई इतना बड़ा क्राइसिस क्रिएट करना था कि जो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट का सबब बनता। वर्ल्ड हेडलाइंस में जाता कि आपको पता है मिनॉरिटी कम्युनिटी है, एक उसकी अपने कल्चरल यूनिक फीचर्स हैं, पूरी दुनिया को है, तो वो तो लेकिन अल्लाह ने मेहरबानी की, और जिस दिलेरी से वो चित्राल स्काउट्स ने और पाकिस्तान आर्मी ने और फिर लोकल लोगों ने भी साथ मिलकर जो फुली फैसिलिटेशन की, उसको रिपल्स किया, और उनको बड़ी ज़ीमत से उनको वापस जाना पड़ा। तो अब सर क्या अभी सर उधर पहले भी हमारी पोस्ट थी। अच्छा।
पोस्ट भी थी, चित्राल स्काउट्स भी थे, वो फुली प्रोटेक्टेड एरिया था, लेकिन वहाँ से पहले कहीं भी इंट्रूजन हुई नहीं थी। ओके। कि वजह यह है कि जो बॉर्डरिंग पॉपुलेशन थी वो और हमारी जो बॉर्डरिंग पॉपुलेशन है, देवर सिंगल डिवाइडेड फैमिलीज, तो उसके इलाके तक तो कभी वो पहले नूरिस्तान में आए भी नहीं थे। ओके। तो ये पहली दफ़ा आए, असेंबल हो के उन्होंने की, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी अल्लाह की मेहरबानी से, और पाकिस्तान आर्मी ने इन टाइम और बड़ा इफेक्टिव रिस्पॉन्स, चित्राल के लोगों ने चित्राल के लोगों ने बड़ी जितनी लॉजिस्टिक्स में मदद थी, अवाम आम आदमी ने, दरोश के लोगों ने, बमरूद के लोगों में, उस लोगों में जो था उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई, बड़ा ठीक ठाक उन्होंने। अच्छा सर, कुमराट दीर का जैसे ही लोग देखते हैं तो खूबसूरत जंगल हैं, बहते दरिया, चश्मे हैं, और कुमराट एक जन्नत से कम नहीं है। तो आप कोई नई एक रोड बना रहे हैं कुमराट के लिए जो शॉर्ट रास्ता होगा? देखिए, इस तरह है कि कुमराट का हमें दो इश्यूज दरपेश आ रहे हैं। होता ही है कि जिस वक्त हम रोड बनाते हैं तो वहाँ जो पॉपुलेशन और कंस्ट्रक्शन है वो इरेगुलेटेड शुरू हो जाती है। जिस वक्त इरेगुलेटेड शुरू हो जाती है तो फिर वहाँ अजीब व गरीब किस्म के, जिस तरह हमारे नते गली में हुआ, केबल बन गए, ढाबे बन गए, द सेम हैपेंड विद कुमराट जी। मैं आपके सामने प्रोफेस कर रहा हूं। अच्छा। अभी फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने कुमराट डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बना ली है। अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि रोड्स भी बन जाएं, ठीक है, लेकिन जो अनरेगुलेटेड ग्रोथ है उसको किसी तरीके से कंट्रोल कर लें। सर, ये शॉर्ट रास्ता कौन सा जा रहा है? वो दीर अपर दीर से ही जाएगा जी। कुमराट जब भी आप जाएंगे वाया अपर दीर। अच्छा, लोग कहते हैं दीर के कि जी ये एक शॉर्ट रास्ता, शॉर्ट रास्ता कलाम के रास्ते से पीछे से जाता है, लेकिन वो रोड बाज़ औक़ात वो डिजास्टर, बारिश आ जाए, सैलाब आ जाए तो वो डिजास्टर प्रोन रोड है, ऑल वेदर रोड नहीं, ऑल वेदर रोड नहीं है जी। सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं। ओके। उसके लिए हमारी कोशिश ये है कि कुमराट को बहुत ज्यादा टूरिस्ट वहाँ जाना शुरू हुए, जिसने एक अब टूरिज्म और इको एनवायरनमेंट ये आपस में ये हमेशा को एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है ना जी। आपको एक के लिए दूसरे को बाज़ औक़ात सेक्रीफाइस, टूरिस्ट आएगा तो वो डब्बे फेंक, वो डब्बे, हमारा टूरिस्ट जो है जी मुसीबत से, आपको मैं बताऊं कि हमें हर सीजन के बाद इको फ्रेंडली नंबर ऑफ बॉटल्स जो कलाम वैली में प्लास्टिक बॉटल जमा करनी पड़ती हैं, मैं अगर उनकी तादाद बताऊं ना, मिलियंस में खाली वाटर प्लास्टिक बॉटल्स हमें जमा करनी पड़ती हैं। और आप ये सोचें कि जो TMA बरेन या कलाम है वो कोई बहुत अमीर TMA नहीं है, वहाँ कोई टैक्सेस नहीं है। उसके लिए हमारे लिए सबसे बड़ा टूरिस्ट तो यहाँ से आके होके चला जाता है। हमारे लिए सबसे बड़ा, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये बनता है कि जून जुलाई अगस्त के बाद वहाँ से बाकी कचरे को भी छोड़े। जो प्लास्टिक्स हमें उठानी पड़ती है वो टन्स, 100 टन्स में बनती है। ये जो टूरिस्ट आते हैं आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए, जैसे कि जनाबी कमिश्नर फरमा रहे हैं कि ज़रूर आए, सैर व सयाहत ज़रूर करें, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, लेकिन और मालाकंड डिवीजन इज सेफ फॉर टूरिस्ट, 100% सेफ जी। और 24 आवर्स, 24 दिन को आए, किसी वक्त भी आए, कोई इशू नहीं है, सिक्योरिटी इशू कोई नहीं है, कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। गुजारिश हमारी ये है कि जिस वक्त हम जंगल में जाएं, एनवायरनमेंट में जाए, आग ना लगाएं और प्लास्टिक ना फेंके जी। जो कचरा ना है उसको साथ लेके जाएं, शापर्स रखें, जो लाते हैं यहाँ से उन शापर्स में वापस साथ लेके जाएं। लोकल ट्रेडिशन कल्चर का ख्याल करें, लोकल ट्रेडिशन कल्चर का ख्याल रखें। जो प्लास्टिक आप लाते रहे हैं वो एरिया, आप जिस वक्त कलाम जाते हैं तो ये जो टूरिस्ट गए हैं उनको भी पता है, आगे जिस वक्त वो शाही बाग की तरफ बाकी जगह पे जाते हैं वहाँ आबादी नहीं है, वहाँ नॉर्मली मकामी लोग कोई कचरा नहीं फेंक रहे, लेकिन दरिया में बाकी सारी पोल्यूशन ये टूरिस्ट सीजन हमारे लिए पैदा करता है। बड़ा आसान सा सिविलाइज तरीका है, जो खाते 2 शापर्स गाड़ी में रखें, जो प्लास्टिक्स आप लेते हैं या इस्तेमाल करते हैं उन शापर्स के अंदर डालें, और वापसी पे TMA का जहां भी कोई डिस्पोजल लगा हुआ है उस वहां फेंकते जी। हम नहीं कहते वापस अपने साथ लेके जाएं, कलाम के अंदर डिस्पोजल मुनासिब जगह पे डिस्पोजल बिन पड़े हुए हैं, उसमें ला के फेंक दें ताकि कलेक्ट होके वो डिस्पोज हो जाए। तो सर मुझे मालूम है वक्त भी आपके पास बहुत महदूद है, मैंने आपको पहले ही बहुत वक्त ले ली, लेकिन मेरी इतनी तशनगी है, सवालात इतने हैं जो लोगों को मालूम होने चाहिए। आप इस मालाकंड रीजन की तारीख से भी बखूबी वाकिफ है, जिस तरह आपने खुद भी बताया है और खासी तफसील के साथ बताया है। सबसे बड़ा जो इशू शहरी इलाकों में देखा जाता है वो वेस्ट का ही है, जो आपने बात की, ना सिर्फ टूरिस्ट की वजह से बल्कि आबादी फैल चुकी है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कचरे का के मसाइल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इशू रहता है। और उसके लिए अब आप काम भी कर रहे हैं, जिस तरह आपने बताया, अथॉरिटीज़ भी बन गई हैं
और दीगर इदारे भी इसके लिए काम करें। सर, एक बहुत बड़ा इशू आजकल है कस्टम्स एक्ट, और कस्टम एक्ट से ज़्यादा ये जो नौजवान बच्चे गाड़ियों के शौकीन है ना, वो बहुत ज़्यादा कहते हैं जी कि ये पता करें जी वो गाड़ियाँ मालकंड में प्रोफाइलिंग हो रही है, सारी गाड़ियाँ कस्टम अनपेड पकड़ रहे हैं। पहले तो ये सर मालकंड रीजन का बताएं कि ये टैक्स फ्री जोन था क्यों, और अब क्या हो रहा है, और ये गाड़ियों का प्रोफाइलिंग का क्या है? इस तरह है जी कि बच्चे गाड़ियों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मैं बता देता हूँ जी। और सर सॉरी, मैं आपकी कथा कलामी हो रही है कि ये जो कस्टम अनपेड गाड़ियां हैं मालकंड डिवीजन में, ये नार्को ट्रेड के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में भी इस्तेमाल होती हैं, कट के, तोड़ के, खोल के इनके पुर्जाजात पूरे पाकिस्तान में स्मगल होते हैं, लोग गाड़ियां अपने यहाँ लाते हैं, जिससे करोड़ों रुपए का रेवेन्यू लॉस भी होता है। तो अब क्या सूरत? देखिए इस तरह है जी कि ये मसला बिल्कुल जिस तरह आपने कहा, ये खाली नान का ड्यूटी का कस्टम ड्यूटी की नान पेड कर रही है, बल्कि इसके साथ सीरियस लॉ एंड ऑर्डर के कंसर्न जुड़े हुए हैं। ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में यूज़ हो सकती हैं, नार्को ट्रेड में यूज़ हो सकती है कि रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपके पास आइडेंटिफिकेशन नहीं है, हु इज़ द ओनर ऑफ द कार। ये मसला जी इस तरह बेसिकली कस्टम फ्री कैसे ये गाड़ियाँ आई, इंट्रोड्यूस हुई, इसके पीछे भी कुछ थोड़े बहुत रेगुलेटरी और कुछ हिस्टोरिकल रीजंस हैं। 1969 में जिस वक्त इसको एनेक्स किया गया और फाटा का दर्जा दिया गया, तो जो फाटा में टैक्सेस की एग्जेम्पशन थी वो यहाँ लागू कर दी गई। ओके। उससे पहले यहाँ टैक्स एग्जेम्पशन नहीं था, बल्कि गाड़ियों पे वाली स्वाद के वक्त बहुत ज़्यादा टैक्स था जी, ठीक है ना। तो आपने बताया ना कि शराइत रखी गई, कौन रख सकता है, तो वो एग्जाम्पशन ये दी गई जी कि सेल्स टैक्स नहीं इधर लागू होगा, ठीक है, इनकम टैक्स नहीं लागू होगा और कस्टम्स ड्यूटी नहीं लागू होगी, और बाकी फाटा में जिस तरह का सिस्टम था वो यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया। 1974 में प्रोविंशियल जिस वक्त ये पाटा रेगुलेशंस बने, तो उस पाटा रेगुलेशंस में काफ़ी सारे प्रोविंशियल टैक्सेस जो थे वो लागू कर दिए गए। अच्छा। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्री का टैक्स है, टीएमए का सूबाई टैक्स है, महसूलात, सूबाई महसूलात जो थे, गाड़ियों पे टोकन टैक्स है, रजिस्ट्री के ऊपर टैक्स है, वो टैक्स यहाँ लागू कर असले का लाइसेंस, वो लाइसेंस फी है, वो सारे लागू कर दिए गए। लेकिन जो तीन बड़े टैक्सेस थे, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और कस्टम्स ड्यूटी, वो लागू नहीं थी, उनसे मुस्तस्ना उससे मुस्तस्ना था। 1974 में उसको लागू करने की कोशिश की गई, लेकिन 1975 में वो रेगुलेशन वापस ले लिया गया। फिर उसके बाद 2016 में एक एक्सरसाइज हुई कि उसको लागू किया जाए, लेकिन 2016 के अंदर ही नोटिफिकेशन करके फिर एफबीआर ने उसको वापस ले लिया। फिर जिस वक्त 28th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हुई, जिसमें पाटा और फाटा का स्टेटस ख़त्म करके इनको सूबा खैबर पख्तूनख्वा के साथ मर्ज कर दिया गया, तो उसमें इस रीजन को 5 साल की एग्जेम्पशन मिली जी, जो जून 2023 में ख़त्म हो गई 5 साल की एग्जेम्पशन। लेकिन बजट स्पीच में उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के ऊपर 1 साल की और एक्सटेंशन दे दी, और वो अभी ख़त्म होगी जाके जून 2024 में। ठीक। लेकिन ये जो एग्जामेशन दी थी जो 2023 के बजट में, इसमें सेल्स टैक्स की अब भी एग्जामेशन है, इनकम टैक्स की अब भी एग्जामेशन है, लेकिन कस्टम ड्यूटी की एग्जामेशन नहीं है। ठीक है। अब जिस वक्त वो कस्टम ड्यूटी की एग्जामेशन जो है वो नहीं है, तो फिर उसके बाद ये क्वेश्चन उभरा कि इन गाड़ियों का अब क्या करना है। अच्छा, थोड़ा सा ये हिस्ट्री जो कि मैंने आपको बताई है, इट इज़ अ लॉन्ग हिस्टोरिकल इशू है जो 69 से ऑनवर्ड्स है, लेकिन फिर भी 79 तक, 80 तक, 82 तक यहाँ नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का वजूद नहीं था। ओके। ये उसके बाद अफगान वार के इम्पैक्ट्स हैं, क्रॉस बॉर्डरिंग के, उसके इम्पैक्ट्स की वजह से ये सारी चीज़ें, और अफगान टारगेट ट्रेड का जो एग्रीमेंट है, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा आपको पता है FBR का उस पर एतराज़ात, जो बड़ा मार्केट्स बनी हुई हैं नॉन कस्टम पेड चूड़ियाँ, ये उसी के साथ जुड़ा हुआ एक इशू है। 2018 में फिर ये 17 में ये फैसला किया गया कि चले तो वो तो फेडरल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो गाड़ियों पे टैक्स एक्सटेंड करे और इनका कोई सिस्टम बनाए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हद तक और पाक आर्मी ने मिलकर एक, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 2017 में एक एक्सरसाइज शुरू की, और 2018 में वो एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली। उस ज़माने में जितनी भी नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ थी, उनको हमने थाना वाइज रजिस्टर्ड कर लिया। ये टोटल कोई 1.5 लाख गाड़ी बनी थी पूरे मालकंड में जी। 2018 में ये कंप्लीट हुई जी। अच्छा। उसमें कंप्लीट होने के बाद उसमें FBR का ये रेगुलेशन, खुद उन्होंने रेगुलेशन इशू किया हुआ है, एक दफ़ा ये प्रोफाइलिंग हो गई तो वो फिर इसकी रेगुलराइजेशन का कोई मैकेनिज्म बनाएंगे, इन्हीं लोगों से ड्यूटी लेके इन्हीं को रेगुलराइज कर देंगे, जो मैकेनिज्म ही है, लेकिन वो मैकेनिज्म FBR से आना है।
अभी क्वेश्चन दोबारा प्रोफाइलिंग उसी वजह से की जा रही है जिस वजह से आप अब तो ड्यूटी भी इम्प्लीमेंटेबल हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम उसमें थोड़ा सा फिजिकली ग्राउंड में प्रॉब्लम ये आ रहा है क्योंकि ये प्रॉब्लम पिछले 40 साल से एग्जिस्ट कर रहा है। ये टेरेन, ये इलाका लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है और ये इलाका सारा का सारा हिली एरिया है और रूरल एरिया है। यहाँ कोई अर्बन एरिया की तरह रूट परमिट नहीं है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे फलाने रूट वाली बस चलेगी। यहाँ सारा ट्रांसपोर्टेशन का और इकॉनमी का दारोमदार पिछले 40 साल में कमोडिटीज़ की ट्रांसपोर्टेशन का, फार्म टू मार्केट, मार्केट टू कंज्यूमर, रोड्स पहुँचाने हैं, बच्चों ने स्कूलों में जाना है, किसी जगह भी जाना है, वो सारा पिछले 40 साल में इस रेगुलेशन के न होने की वजह से वो सारा सिस्टम जो है वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों पे, ठीक है, सेल्फ हेल्प पे बेसिस पे लोग करते हैं। आप अभी जिस भी अड्डे पे चले जाएंगे वहाँ अड्डे पे आपको जो गाड़ी नजर आएगी वो एनसीपी होगी, बच्चे जो स्कूल पे आ रहे हैं वो एनसीपी होगी। ये ओपन हकीकत है। सुबह आप आधे घंटे के लिए किसी हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाएं या किसी स्कूल के बाहर खड़े हो जाएं, आपको पता चलेगा। हमने अब प्रोफाइलिंग शुरू कर दी है जी। प्रोफाइलिंग में सबसे पहले तो यही कर रहे हैं जो आपका प्रोफाइलिंग मीन्स सर कवायफ आप जमा कर रहे हैं। प्रोफाइलिंग की गाड़ी का ओनर कौन है, अच्छा, गाड़ी किस चेसिस की है, गाड़ी का मॉडल कौन सा है, मेक कौन सा है, ओनर का एड्रेस क्या है, शिनाख्ती कार्ड नंबर ओनर का क्या है, ताकि एटलीस्ट इन्हीं फर्स्ट स्टेप में ये किसी ऐसे नार्को ट्रेड में या किसी ऐसे हादसे में अगर गाड़ी पकड़ी जाती है या यूज हो जाती है तो फिर ट्रेस बैक की जा सके। अभी इंतजार है फेडरल गवर्नमेंट के फाइनल डिसीजन का कि वो ये जो एनसीपी व्हीकल्स हैं इनके ऊपर फाइनल डिसीजन क्या करते हैं। कन्फिस्केशन का करना है तो फिर उसकी अपनी मैकेनिज्म हैं जो डिफिकल्ट मैकेनिज्म है। 5 लाख गाड़ी आप आवाम की कन्फिस्केट प्रैक्टिकली लाइड आप बहुत बड़ी लाइड आर्डर की फोर्स आपको चाहिए। जब्त कैसे करेंगे? फिर आप चले कर भी लेंगे तो इधर खड़ी करके क्या करेंगे, जो भी उसके रेगुलेशन है, इश्यूज हैं। फिर कोई मैकेनिज्म आप रेगुलेशन का बनाएंगे तो वो भी कस्टम्स डिपार्टमेंट ने देना है। तो अभी जी हमने एक्साइज डिपार्टमेंट, केपी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलके और प्रोफाइलिंग के बाद ही कोई पॉलिसी आ सकेगी। वजह यह है कि ये एक जनरल कॉन्सेप्ट गलत है कि यहाँ हर V8 गाड़ी है। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट गलत है कि ये सारी की सारी नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो हैं ये लग्जरी व्हीकल्स हैं। ग्रेट मेजॉरिटी अभी नंबर प्रोफाइलिंग में सामने आएंगे। बहुत बड़ी तादाद एक तो 10 साल पुरानी गाड़ियों की है और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हैं, सुजुकी हैं और ये कंस्ट्रक्शन के लोडर्स हैं, वैन्स हैं, लोडर्स हैं, वो हमारे पास उसका डेटा आ जाएगा। फिर किस सीसी की कितनी गाड़ियाँ हैं उसका डेटा आ जाएगा, बाकी डेटा भी आ जाएगा। तो उम्मीद है कि फेडरल गवर्नमेंट से कुछ इस किस्म की पॉलिसी आएगी कि एकदम वैक्यूम भी ना क्रिएट हो। चले हम कन्फिस्केट भी कर लें, लेकिन आप एक डिस्ट्रिक्ट से 5 लाख गाड़ी निकालेंगे तो अगले दिन इकनॉमिक और सोशल लाइफ कैसे काम करेगी, ये बड़े क्वेश्चन हैं। उसके अंदर मिल के लेकिन मैकेनिज्म निकल सकता है। लेकिन एक चीज़ अब इंश्योर कर रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कि फेडरल गवर्नमेंट भी जी कि फर्दर फ्लक्स ऑफ इन, देखिए मलाकान खुद आप किसी बॉर्डर पे नहीं है, हमारा बाजोड़ का एक बॉर्डर है वो बंद है, ठीक है ना जी। लोअर दीर, अपर दीर और चित्राल से गाड़ी नहीं आ सकती, तो गाड़ियां आती कहीं और बॉर्डर से है इंटर होके और अगर मलाकान में आती है और मलाकान में फिर यूज़ होती है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन इशू मलाकान का भी है, लेकिन ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन इशू उन सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट्स का है जहाँ से गाड़ी आ रही है। तो अभी फेडरल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस आई हैं, बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि इन्फ्लक्स को पहला एजेंडा उसमें यह है कि बॉर्डर से इन्फ्लक्स को और सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट से इन्फ्लक्स ऑफ एनसीपी को मलाकान के अंदर रोकते हैं और फिर मलाकान के अंदर जो नई एनसीपी आए उसको नहीं अलाउ करना। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनसीपीज व्हीकल हैं उसके बारे में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कोई पॉलिसी देनी है कि उसके बारे में क्या करें कि आपको पता है कस्टम ड्यूटी फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है ये। सर अब ये नहीं होगा सर कि मैं दरगई में घी की मिल लगाऊं और वो घी मालकन डिवीजन में ना आए, टैक्स फ्री मेरी मिलो टैक्स बचा लूं और पूरे पाकिस्तान में बेचता, फिर अब नहीं होगा ऐसा। नहीं, वो अब कोशिश अब जी स्ट्रिक्टनेस की जा रही है, ठीक है ना जी। अभी तो बस ये आखिरी में एग्जामिशन जो है वो सेल्स टैक्स की तो 1 साल की रह गई है, ठीक है ना जी। जिस वक्त सेल्स टैक्स इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इनकम टैक्स इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ये और हो जाएगा और मलाकान डिवीजन के अंदर लोग पुरअमन है, वो मतलब है ग्रेजुअली स्कीम से बैठ के बातचीत करके इन मसाइल का हल निकाला जा सकता है। लेकिन एक रेट ऑफ द स्टेट हर हाल में एस्टैब्लिश की जाएगी। सर ये जो बच्चे हैं जो आपको देख रहे हैं यंगस्टर, नहीं मैं यंगस्टर को मेरा पैगाम ये है जी कि एनसीपी गाड़ी रखना जुर्म है, कानूनी तौर पे जुर्म है और स्वाद मत आए और स्वाद में आपको ना एनसीपी गाड़ी मिलेगी, ना आपको कोई यहाँ से लेने देगा, ना यहाँ से आप बाहर ले जा सकते हैं।
और ये कानूनी तौर पे जुर्म है, आप अपने और अपनी फैमिली के लिए बहुत से मसाइल क्रिएट करेंगे। अच्छा सर, अब अख्तितामी लम्हात हैं। एक बात बड़ी अहम थी ज़ाती आपके हवाले से पूछना, म्यूज़िक सुनते हैं? जी बिल्कुल, किस किस्म के? सेमी क्लासिकल और गज़ल जी। अच्छा, सेमी क्लासिकल में कौन अच्छा लगता है और गज़ल में? देखें जी, इस तरह के गज़ल तो जो आपको मैं बताऊं, हमारा जो हमेशा शुरू से फेवरेट रहे हैं वो मेहदी हसन साहब ही रहे हैं। अभी भी हम पुरानी नस्ल के लोग हैं वो ना शहंशाह गज़ल, वो हम पुरानी नस्ल के लोग हैं और ट्रेडिशनल शायरी और ट्रेडिशनल गज़ल वो ही अच्छी लगती है। और फिर उसके अलावा अगर आप लाइटर सिगर में कहें तो हमारी अभी भी वही आपको पता है, जो हम 80s में लोग थोड़े से स्कूल कॉलेज में गए थे, वो लता और आशा भोसले, किशोर कुमार और मेहदी हसन साहब, ये हमारे हैं। और उसके अलावा आपके जो नए में हैं तो वो टीना सानी और नईरा नूर। अभी भी हमारा नई नस्ल तो वो नहीं पुरानी हो गई, वो भी पुरानी हो गई हैं, लेकिन वो फोत भी हो गई हैं, लेकिन आपको पता है हमारी नस्ल वही अभी तक उसी रोमांसिज्म में है जो 80s में। ये आजकल के जो नए गाने हैं वो नहीं सुनते? वो समझ भी नहीं आती जी क्या कह रहे हैं। अच्छा, आपको समझ आती है? उसमें ड्रम बीट इतनी ज्यादा होती है कि अल्फाज ही हमें समझ नहीं आते। ट्रेडिशनल म्यूजिक नहीं सुनते? वो माइये बहुत सुने हैं जी। अच्छा, मास्टर हुसैन बख्श की, अभी हमारे तारिक ज़ारवी के भी कोई अच्छा माइया आ जाए तो सुन लेते हैं। अच्छा। बाकी भी माइया कोई अच्छा है, लेकिन अच्छा माइया भी कम नहीं हो गया, तो बहुत ज्यादा कम हो गया जी, नापैद हो गया माइये वही। और मजे की बात है, अच्छा माइये अभी मजे की बात है, हमें अभी भी ना वो जो मजा चिट्टे चन्ने की चांदनी करती है वो और कोई नहीं करता। वाह वाह वाह। इंस्ट्रूमेंट कौन सा अच्छा लगता है? इंस्ट्रूमेंट जी एज सच तो अगर आप मुझे अपनी पर्सनल चॉइस तो सितार और फिर तबले की जो ड्रम बीट है। अच्छा, वो इट इंस्पायर्स मी। अच्छा, रबाब नहीं? रबाब सुनता हूँ लेकिन कम, लेकिन जो चीज़ आपको इंस्पायर कर देती है ना, तो वो तबले की ड्रम बीट्स जो हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन इंडिया आपने अगर तो गाड़ी में मूव, बिल्कुल जी, किस दिन उस्ताद जाकिर हुसैन को सुना? आप गाड़ी में मूव करते हुए वक्त मिलता होगा सुनने का? वो गाड़ी में पहले बहुत सुनता था, पहले तो मैं गाड़ी में मूव करते हुए म्यूजिक के बगैर मूव ही नहीं। अच्छा, ये आप गाड़ी में भी साथ फाइलें रख के क्यों फिरते हैं? सर टाइम, गाड़ी में भी आप बाजार बंद खोल रहे होते हैं? प्रॉब्लम ही है कि गाड़ी में हमारे अब म्यूजिक का मौका इस वजह से नहीं मिलता, या मोबाइल फोन ने जिंदगी बहुत अजाब बना दी है, या टेलीफोन आपको सरकारी तौर पे बिजी रखते हैं या फाइलें बिजी रखती है। और सोशल मीडिया पे आप कितना वक्त देते हैं? सोशल मीडिया में हूँ जी, मैं फेसबुक पे भी हूँ और ट्विटर पे कंट्रीब्यूट तो नहीं करता, लेकिन ट्विटर ट्रेंड्स को फॉलो करता हूँ। फेसबुक पे आप जैसे दोस्त हैं जिनके साथ कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ जाए तो वो ज़रूर शेयर कर लेता हूँ। जो आपके मालकन डिवीजन के मुख्तलिफ यंग लड़के लड़कियाँ कोई ना कोई चीज़ अपलोड करते होंगे, उससे भी आपको इल्म होता होगा कि कहाँ पे क्या अपलोड नहीं। मलकंड में तो आपको मैं बताऊं कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की हमारे हज़ारे में इतने एक्टिव नहीं है। अच्छा, यहाँ 5-6 बच्चों के ऐसे पेजेस हैं कि जिनके फॉलोवर्स 2 मिलियन से भी ऊपर है। अच्छा, और वो खड़का के रखते हैं? खड़का के आप कलाम में चले जाएं, छोटी सी वैली है, वहाँ आपको 200-300 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मिल जाएगा। अच्छा, तो मलकान के लोग सोशल मीडिया पे दे आर फार अहेड देन रेस्ट ऑफ द रीजन। अच्छा सर, यहाँ का जो मकामी मीडिया है, लोकल जर्नलिस्ट हैं, वो उनका आपके साथ कोऑपरेशन कैसा है? आपका उनके साथ इंटरेक्शन कैसा है? बहुत अच्छा है जी। यहाँ भी एबटाबाद की तरह बहुत पुराना प्रेस क्लब है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रेस क्लब्स है। और यहाँ चूँकि एक वो डिवीजनल हेडक्वार्टर है और इफेक्टिव प्रेशर ग्रुप है मीडिया पर्सनस का, बहुत इफेक्टिव। ठीक है ना जी। तो और मैं ज़्यादातर की तो तारीफ़ ही करूँगा कि हमारे से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारे जो इश्यूज़ भी आते हैं वो उसमें दे आर ऑलवेज बिन हेल्पफुल। उसमें हमें उनसे किसी किस्म का कोई नहीं है। और बल्कि अच्छा मैं ये समझता हूँ कि लोकल अखबार जितने एबटाबाद में नहीं है, रोजनामे जो प्रिंट आउट में निकल रहे हैं, अच्छा, जितने स्वात में है। अच्छा, गुड। और बड़ा एक्टिव है जर्नलिस्ट फीचर, बड़ा एक्टिव है। मकामी अखबार बहुत ज़्यादा है, उनकी सर्कुलेशन अच्छी खासी है और काफ़ी बड़ी सर्कुलेशन है मकामी अखबारात की। फिर सोशल मीडिया जर्नलिस्ट बहुत अच्छे और ज़्यादा हैं। और आपके जो नेशनल चैनल्स के सारों के सब ऑफिस
जो हैं वो स्वात में मौजूद है। कुछ रोज पहले आपकी एक पोस्ट भी लगी थी, बहुत सारे जर्नलिस्ट आपके पास यहाँ इसी ऑफिस में जमा थे और आप उनको ब्रीफ कर रहे थे। जी वो या आपके जो इश्यूज डिड विद प्रेस क्लब के साथ, तो आपको पता है आप लोग अब सबसे ज़्यादा यू आर नाउ, कोई तो आपको फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट कहता है, हमारे लिए तो आप थर्ड भी बन जाते हैं, कभी सेकंड भी हो जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द स्टेट है। तो उनको तो आपको पता है इंटरेक्शन, या हमें भी फॉर एग्जाम्पल जी अब जो प्रोफाइलिंग शुरू हुई है गाड़ियों की, ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि लोग जाएँ और गाड़ियाँ परफॉर्म करें, तो वो हमें मीडिया के जरिए ही हम लोगों को, पब्लिक एट लार्ज अब 1 करोड़ की आबादी है उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जिस वक्त तक मीडिया पर्सनस की हमारे साथ कोऑपरेशन नहीं होगी, उनके साथ कोलैबोरेशन नहीं होगी, उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, तो ये टास्क अचीव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। सर बाज़ पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, अब मुझे पता है ये सवाल आप यकीनन गोल भी कर जाएंगे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा, पूरे मुल्क में ये तज्जिया तबसरा किया जाता है और कहा जाता है कि जो बड़े इंतज़ामी अफसरान हैं जैसे आप हैं डिवीज़न के लेवल के, ये लोग कुछ लोगों को स्पेस देते हैं, कुछ की स्पेस कम करते हैं, ऐसे ये हकीकत है या देखिए मैं आपको बताऊँ सिंपल, हमारे जो ऑफिस हैं दे आर बेसिकली नॉन पोलिटिकल ऑफिस। हमारी बाइबल है रूल्स ऑफ बिजनेस जी, ठीक है ना जी, हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते कि जो रूल्स ऑफ बिजनेस के बाहर हो। और बेसिकली हमारा जो कोर फीचर्स हैं वो 2 हैं, जिसमें एक लॉ एंड ऑर्डर है और दूसरा रेवेन्यू मैनेजमेंट है, तीसरा अब पिछले 10 साल में डेवलपमेंट आ गई है। तो मेजर फोकस डिस्ट्रिक्ट या डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन का इन्हीं 3 पॉलिटिकल इंजीनियरिंग आपके डोमेन में नहीं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जी हम तो सबसे कमज़ोर लोग हैं, हमारी डोमेन में किधर आती है, हम तो डे टू डे अफेयर से ही फारग नहीं होते और ना इस किस्म की कोई इंजीनियरिंग इस लेवल पे हो सकती है और ना ही की जा सकती है। आप क्या दिन को बहुत से लोगों से राब्ता होता है, बात होती है, मसाइल सुनते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको अगर कहा जाए तो अनईजी कौन सा तबका करता है काम नहीं करने दे? फॉर एग्जाम्पल पहले पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती थी, बिल्कुल, तो MPs MNAs दिन को काम कहते हैं, इंट्रूड करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों में। देखिए इस तरह वो भी नहीं हमारे अब आपको इजी होता है? नहीं, इजी इस तरह होता है कि अवान साहब हमारे लिए इंटरफेरेंस, चले वो तो हमारी पार्ट का जॉब है, करते हैं नहीं करते हैं उनको हैंडल करना। एक आपने देखा होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट और हर डिवीजन में चंद प्रोफेशनल लोग होते हैं जिनका काम ही सारा दिन ये होता है कि किसी को पकड़ के लाया और अफसर के सामने पेश किया और कोई ना कोई कभी फजूल दरखास्तें देने लग पड़ते हैं, जो भी आप उसको कह दें, वट एवर उसको कह दें, तो एक वो टाइम कंज्यूम थोड़ा सा वो कर लेते हैं। दूसरा फिर वो क्या ये सर मैं पूछना इसलिए चाह रहा हूँ कि सरकारी अफसरान के दफातर में ऐसे लोग ज़रूर आते हैं जो टाइम वेस्ट करने के लिए आते हैं, चाय बिस्किट के लिए आते हैं, साहब के पास अनड्यू डिमांड्स लेके आते हैं जो अगेंस्ट द रूल्स होती हैं और टाइम भी ज़ाया करते हैं, अनड्यू डिमांड्स भी लेके आते हैं और वही सबसे बड़ा शिकायती ग्रुप भी होता है। वो आके बहुत बड़ी तकरीर करेंगे, लेकिन आप जाके वाकई सीरियसली इंक्वायरी करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका कोई अपना मोटिव था, इसकी वजह से ये झूठी दरखास्तें दे रहा है। जो झूठी दरखास्तों का रवाज हमारे हज़ारे पे है वो इधर भी है जी। अच्छा, वो टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया और ये लोग सर शाम को साहब के घर पे कुछ सब्जी का थैला, फ्रूट का थैला भी छोड़ने के आदी होते हैं? नहीं, वो इस तरह है कि अब सब्जी बहुत महंगी हो गई है, कोई नहीं छोड़ता जी, ठीक है ना जी। सब्जी आप कोई अफोर्ड कर सकते हैं, अपने घर की बंदा सब्जी अफोर्ड कर ले, बड़ी बात है। नहीं होते ना सर बीच में पहले टाइप ना, अब बहुत महंगी हो गई है। आपने टाइट किया हुआ है ये इस मामले को कि जी गैर जरूरी गैर मुतलका नहीं, इस तरह है जी कि जब आप डोर्स ओपन रखेंगे तो आप फिर गेट पे नहीं, आप गेट पे कोई लिस्ट नहीं लगा सकते कि ये लोग आएंगे या नहीं आएंगे, हमें फिर उन्हें खुद ही मैनेज करना पड़ता है। जी आपकी बात सुन ली है, थैंक यू सो मच, ठीक है, फिर आयो। तो अगर आप लिस्ट लगा लेंगे कि ये लोग आएंगे ये लोग नहीं आएंगे कौन, तो फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती जी। साकिब रजा असलम, कमिश्नर मालाकंड डिवीजन, बहुत बहुत शुक्रिया, इंतहाई मशकूर हूँ सर, थैंक यू सो मच। एक तो आपने ज़बरदस्त खाना भी खिलाया, मज़ेदार चाय भी पिलाई, 2-3 मरतबा कहवा भी पिलाया और एक दफ़ा उम्मीद है कि दोबारा भी पिला देंगे इस इंटरव्यू के बाद। इतना वक्त दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं ये चाहूँगा कि कैमरे की आंख हो और कमिश्नर मालाकंड हो, जो पैगाम भी आप पाकिस्तान के लोगों को या स्पेशली मालाकंड के लोगों को देना चाहें तो। जी हमारा पैगाम तो यही है जी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेशन रखें, वो आपके लिए बैठी हुई हैं, आपकी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं,
और दूसरा मेरा पैगाम यह है कि हमारा मालाकंड डिवीज़न अल्लाह ने इस खत्ते को बहुत खूबसूरती दी हुई है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे, वेस्ट मैनेजमेंट पे बात गंदगी ना फैलाएं। और जितने टूरिस्ट हैं, मेरा उनके लिए ये पैगाम है, यू आर मोस्ट वेलकम। हमारे मालाकंड डिवीज़न के लोग बहुत हॉस्पिटेबल है, खा चित्राल के हों, खा बीर के हों, खा स्वात के हों। लेकिन गुजारिश ये है कि आके दरियाओं का, हमारी इन्वायरमेंट का, जंगलों का ख्याल रखें और कम से कम प्लास्टिक लेके आएँ। और अगर प्लास्टिक लेके भी आते हैं तो उसको अपने साथ किसी प्रॉपर जगह पे डिस्पोज करें। हमारे जंगलात में, हमारे रिवर्स के ऊपर वो प्लास्टिक ना फेंकें। थैंक यू सर। यही हमारा नाज़रीन व सामीन, आपका देखने का और यकीनन हमें पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेज़बान तसद्दुक़ अवान को कमिश्नर मालाकंड डिवीज़न के दफ्तर से दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह सोने दे वाले, रब दे वाले जी।